अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स और टीचर को, जितने भी टीचर्स हैं सबको दी कम्पेटिटिव एकेडमी फॉर ब्राइट करियर में वेलकम करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ये साथ तकरीबन 2 महीने का होने वाला है। और उसमें हमने अपनी पूरी पहले हमने पूरी अपनी कोशिश की है कि एक ऐसा स्टाफ बनाया जाए, एक ऐसी फैकल्टी आप लोगों को प्रोवाइड की जाए जो अपनी अपनी फील्ड में मास्टर हों और वो अपनी फील्ड के जितने भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से समझते हों। तो अपनी पूरी कोशिश की है, आप लोगों का, अपने स्टूडेंट्स का हमें ताउन भी दरकार होगा। और क्योंकि जो काम आपको दिया जाएगा उसको आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। आप सबको वेलकम करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस एकेडमी के जो हमारी फैकल्टी है, हमारे जो टीचर्स हैं, उनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को प्रोवाइड करूं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। तो मेरा नाम आमिर गोंदल है और मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है। उसके साथ साथ एमए उर्दू वो भी मेरा कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब है। और बीएड भी मैंने किया हुआ है, एमएड भी किया हुआ है। और टीचिंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस था वो 3 साल मैं प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाता रहा। प्राइवेट पहले स्कूल से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद 2 साल मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इंग्लिश लेक्चरर सीटीआई के तौर पे काम किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने काम किया, कोई गवर्नमेंट वहाँ पे मेरी जॉब नहीं थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ सीटीआई के तौर पे एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा था, 2017 की बात है, तो तभी मेरी साथ में अपॉइंटमेंट हो गई थी। तो 2018 की स्टार्ट में हुई थी। और वो कमोबेश तब से लेके अब तक 5 साल जो सर्विस है वो होने वाली है। या कोई दो दो महीने कोई कम होगी या 3 महीने। तो ये 5 साल मेरी जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब है। और ये वही डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप लोग तैयारी करने वाले हैं। और मेरी बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए और आप इस महकमे में आएं और अपनी नेशन को सर्व करें। ऑनलाइन टीचिंग का भी कमोबेश 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2016 में जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी एमए इंग्लिश की, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर बाद में मैं फ्री भी पढ़ाता रहा हूँ। वो भी 3 साल से ज़्यादा मैंने फ्री पढ़ाया। ये कुछ है मेरे मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारी टीम में है सर अली अख्तर साहिब। तो इनका डबल मास्टर्स है। पहला मास्टर्स इन्होंने एमए हिस्ट्री में किया था और उसके उसके बाद इन्होंने एमए इंग्लिश में किया और बीएड भी साथ में इन्होंने किया हुआ है। और 3 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें लाहौर के बड़े नामी गिरामी जो इदारे हैं उसमें सर ने पढ़ाया हुआ है। जैसे कि पहले यूनिक स्कूल में पढ़ाते रहे, फिर पंजाब कॉलेज लाहौर की एक ब्रांच में इन्होंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस इनका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी है। और ऑनलाइन टीचिंग में भी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि हम दोनों ने ऑनलाइन टीचिंग साथ साथ ही स्टार्ट की थी। उसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास हैं सर बिलाल अहमद। तो इनके इनके भी डबल मास्टर्स हैं, एक तो बीएस स्टैटिस्टिक्स है इनका, और दूसरे नंबर पे एमएससी मैथमेटिक्स। तो ये आपको पता चल गया है कि इनका जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स होने वाला है। और साथ में बीएड और एमएड भी है। तो एमएड की जो है ना इनकी काफ़ी जब इन्होंने किया तो उसकी काफ़ी अच्छी तैयारी थी, हेड मास्टर वगैरह की और बाकी सारी चीज़ें। तो इस वजह से पेडागोजी जो है वो ये भी आपको सर पढ़ाएंगे। 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इनका 5 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद हमारी टीम में अगले जो टीचर हैं उनका नाम है मैम सहरिश शबीर। तो
इन्होंने इनका पहला मास्टर्स था MDDS, जो कि मास्टर इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ में है। और ये इन्होंने एमए इंग्लिश से पहले किया था, और उसके बाद इन्होंने एमए इंग्लिश किया, बीएड भी है और एमएड भी है। और प्राइवेट सेक्टर में पहले पढ़ाती रही हैं, और उसके बाद जो है वो 7 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद सर काशिफ जावेद हैं हमारी टीम के अंदर। एमएससी कंप्यूटर साइंस हैं, बीएड भी हैं, एमएड भी हैं, और 5 साल का इनका एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ये प्राइवेट सेक्टर का हर टीचर का आपको एक्सपीरियंस इसलिए शो हो रहा होगा क्योंकि कोई भी टीचर है ना, वो यकीनन जब भी कोई किसी भी पर्सन की डिग्री कंप्लीट होती है तो वो टीचर तो बन जाता है, लेकिन वो उसका जो स्टार्ट होता है ना करियर का, तो वो ऐसे ही होता है कि आपको किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, वहाँ सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ही बगैर किसी प्राइवेट सेक्टर में आए वो डायरेक्ट उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। होते हैं कुछ, लेकिन वो ये कह लें कि वो 1 या 2% होते हैं। इससे पहले जितने भी लोग होते हैं, मैक्सिमम लोगों को एक्सपीरियंस जो है वो लेना पड़ता है किसी न किसी प्राइवेट इदारे का। तो सर काशिफ जावेद जो हैं ये एमएससी कंप्यूटर साइंस हैं, और मेरे एरिया से ही हैं। मतलब ये कि एक ही तहसील के अंदर हमारी अपॉइंटमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और इनका 5 इयर्स एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में, मेरे से सीनियर हैं। और उसके बाद 10 इयर्स एक्सपीरियंस है इनका टीचिंग का, एसएसटी के तौर पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी फैकल्टी में है मैम अस्मा। इनका एमफिल लिंग्विस्टिक्स है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। और 5 इयर्स इनका एक्सपीरियंस है लाहौर के डीपीएस स्कूल में। स्टार्ट में इन्होंने यहाँ से स्टार्ट लिया था। उसके बाद 2 इयर्स एक्सपीरियंस है इनका एज एन एजुकेटर के तौर पे लेबर डिपार्टमेंट, वहाँ पे इनकी जॉब हुई थी। और 2020 में इनकी जॉब हुई है लेक्चरर के तौर पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो नेक्स्ट हमारे पास हैं फ़ातिमा मैम फ़ातिमा गफ़ूर। तो ये भी एमफ़िल इंग्लिश हैं, और इसके साथ इनका बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने बीएससी बॉटनी, ज़ूलॉजी, यानी कि साइंस की जितनी फील्ड हैं, मतलब साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उन्होंने बीएससी में पढ़े हुए हैं। और इनको काफ़ी साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी ग्रिप ही है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का। और करंटली मैम फातिमा जो हैं वो सर्व कर रही हैं लेक्चरर के तौर पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये हमारा जो स्टाफ है, या इसको कह लें कि हमारे जो फैकल्टी है, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। और उम्मीद है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से, हमारी एकेडमी से काफ़ी लर्न करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब टीचर्स का यही अज़म है कि आप लोगों को अपनी पूरी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ इस काबिल बनाया जाए कि आप आगे बढ़ के जो जॉब्स आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से अवेल करें। आपकी इतनी तैयारी करवा देंगे कि आपके लिए टेस्ट पास करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह उसके बाद आपकी जॉब भी होगी। तो हम अपनी पूरी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कहीं भी कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको कोई क्लास के बाद भी कोई मसला होगा किसी चीज़ के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, या बाकी जो टीचर्स हैं ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ ये दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोई फ़िज़िकल क्लास नहीं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लाइक डिस्टॉर्शन हो जाती है, नेटवर्क का इशू हो जाता है, या बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि अपने इंटरनेट को अच्छा रखिएगा इस पूरे सेशन के दौरान, जो कि 2 महीने का सेशन होने वाला है। तो उसमें आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। और टाइमिंग का आपको मैंने बताया हुआ है। अगर हमारा कुछ कभी हमारा कोई चेंजेस हुई तो वो आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये होगी कि जैसे कि आपको पता है कि आधे घंटे का हमारा एक लेक्चर हुआ करेगा। तो अब आधे घंटे का जो एक लेक्चर है,
उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग क्वेश्चन करते रहेंगे ना, तो मतलब क्लास के दरमियान में इंटरप्ट करेंगे, तो क्लास के दरमियान में अगर आप क्वेश्चन करेंगे, तो फिर जो टॉपिक्स होंगे वो हम कवर नहीं करवा सकते। तो इसका एक तरीका तो ये है कि अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, एक तो आप उसको पेन डाउन कर लें, और आप क्या करें कि अगर आपके टीचर जो है वो आपको 4-5 मिनट देते हैं लेक्चर में, जब वो करवा लेंगे, तो तब आप उस उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि जब आपने उनको पेन डाउन कर लिया है और अगर टीचर ने पूरे टाइम के ऊपर लेक्चर ख़त्म किया और उसके बाद अगले टीचर ने पढ़ाना है, तो इट मीन्स टाइम नहीं होगा। तो फिर आप यही जो क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन पेश कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, और इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम डेली बेसिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँ। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएँगे, तो मैक्सिमम भी हम आपको 4 लेक्चर्स दे सकते हैं, जो कि हम दे रहे हैं। और 4 लेक्चर का मतलब है कि आपने 2 घंटे कंज़्यूम करने हैं, और 2 घंटे में मैक्सिमम आपके जो पास पेपर में से हमने जो चीज़ें निकाली हैं, हमने मतलब पास पेपर को देखा, अपने एक्सपीरियंसेस को देखा, तो इतने सारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, उन सब के एक्सपीरियंस को मिला के हमने जो कंटेंट्स बनाए, तो ये कह लें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस ये 2 घंटे के अंदर हमने करवाना है, और इसको इस अगर देखा जाए तो इसका काफ़ी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अभी मैं मैम अस्मा को कहूँगा कि मैम अस्मा जो है ना, उनका पहला लेक्चर बन रहा है इंग्लिश का। तो मैम अस्मा आपको अभी इंग्लिश का पहला लेक्चर पढ़ाएँगी। तो जी मैम अस्मा। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी, As वालेकुम has अस्सलाम। introduced, वालेकुम अस्सलाम मैम. okay, I am assigned the task of teaching English to you people, and hopefully we'll be learning a lot from this session. As far as the English teaching regarding the test of educators is concerned, we have to go through all the basic grammar and basic concepts of English language. So we'll be switching from Urdu to English to make you understand all the concepts. हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है इंग्लिश ग्रामर के जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको गो थ्रू करें. एंड वी हैव कंपाइल्ड लिस्ट ऑफ कंटेंट्स व्हिच वी विल बी टीचिंग यू ड्यूरिंग दिस लेक्चर. सर विल बी शेयरिंग द स्लाइड सून. Today's topic is parts of speech. As we know, parts of speech are related to the basic elements of grammar. ग्रामर में जो सबसे बेसिक चीज आती है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उन वर्ड्स, हर वर्ड जो है वो अपना अपना फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है. अब हर वर्ड को जो फंक्शन असाइन किया होता है राइटर ने, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है. हर वर्ड जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि नाम से शो हो रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ओके, द slides are here, and here is a list of content which we'll be teaching to you during this session. It includes grammar, like we'll be revising parts of speech and tenses quickly because all of you are supposed to do all these things beforehand. And then there will be a quick overview of all these parts of speech. Next, we'll be doing direct and indirect speech, which is, change of narration, things like that. Then active, passive, synonyms, antonyms, all these are very important regarding the test of educators. Then there is one word substitution. इसमें क्या होता है कि एक वर्ड जो है ना वो सब्स्टिट्यूट किया गया होता है, लाइक इडियम्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होती हैं. ये जो है एमसीक्यूज की शक्ल में पूछे जाते हैं टेस्ट के अंदर ना. देन स्पेलिंग चेक के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. और कुछ एमसीक्यूज जो है वो होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के ऊपर, लाइक सेंटेंस पूरा गिवन होता है, उसमें से जो है वो एक चंक उठाकर या एक वर्ड जो है वो नहीं दिया गया होता, और वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एंड वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स सेंस. जो सेंस वो दे रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो हमें इसको कंप्लीट करना होता है. देन देयर इज सिलेक्टिंग वर्ड्स, और देर आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंप्लीटिंग स्टेटमेंट्स.
कुछ स्टेटमेंट्स कंप्लीट होती हैं, मतलब इनकम्प्लीट दी गई होती हैं। फॉर एग्जांपल उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसका जो तरीका होता है स्टेटमेंट का, उससे हमें पता चल जाता है कि हमने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। समटाइम जो है वो हम बट लगा देते हैं, तो हमें ऑपोजिट आइडिया कंप्लीट करने के लिए लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें ग्रामर से समझ आती हैं। जब हम ग्रामर को समझते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कंप्लीट हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, देन वी कम टू नो कि हम किस तरीके से जो है किसी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। देन देयर आर कॉमन एरर डिटेक्शन। कुछ एरर्स होती हैं जो कि हमने अक्सर अपने बैचलर्स में भी पढ़ा होता है, इंग्लिश में उसमें भी होता है, और उसमें सेकेंड ईयर में भी होती हैं कुछ एरर्स, वो हमें फाइंड आउट करनी होती है इंग्लिश में। वो किसी भी टाइप की हो सकती है, नाउन्स में होती हैं, प्रोनाउंस में होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हो जाती हैं। अक्सर हमें, मतलब हम कह रहे होते हैं ना कि अगर किन के साथ हैज आएगा, किन के साथ हैव आएगा। फॉर एग्जाम्पल ही शी के साथ हैज आता है, लेकिन अगर जो हैज है उसके साथ एक और भी हेल्पिंग वर्ब लग जाए, जैसे मे हैव, वुड हैव, तो इन सबके साथ फिर सबके साथ हैव ही लगेगा। लाइक देयर आर सर्टेन रूल्स जिनकी वजह से हम जो है वो सेंटेंस करेक्शन करते हैं। ठीक है, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। देन सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो भी करेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होगा कि किस ऑर्डर में जो है वो सेंटेंसेस होंगे। तो जैसे एक पैसेज होता है, उसके अंदर ऑर्डर किया जाता है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ पे आ सकता है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग और सेंस, और जो भी एक ऑर्डरिंग होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग। देन होती हैं फिर इसमें वर्बल एनोलॉजीज होती हैं। एनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर जो है वो एनटीएस वगैरह या इस टाइप के टेस्ट जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा ये होता है। इवन पीपीएससी के जो जनरल टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी होता है। तो देर आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। और ये तमाम जो चीजें हैं, ये जो भी आप टेस्ट देते हैं एजुकेटर्स का, चाहे वो एसएसटी के लिए हो, चाहे वो ईएससी वगैरह के लिए हो, किसी भी स्केल पे, तो इंग्लिश बेसिक जो है वो हर एक का पार्ट है। तो उसके अंदर ये सारे जो इम्पोर्टेंट ये हमारे पास लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। So today we are going to revise the most important parts of speech, जो कि 8 हैं। कुछ लैंग्वेजेस में 1-2 और बढ़ा के ज्यादा भी कर दिए गए हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर जो है वो ये है कि दूसरी लैंग्वेजेस की तरह इसके भी अपने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कुछ इसमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो उर्दू में नहीं है, जैसे आर्टिकल्स, बट इंग्लिश में है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होते हैं, बट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या। देखिए, हमारी एक स्पीच होती है, हम जो कुछ भी लिखते हैं वो एक स्पीच है। उसमें हर वर्ड जो है वो अपना अलग अलग फंक्शन कर रहा है, सिंटैक्टिकल फंक्शन, कि सेंटेंस के अंदर उसका क्या रोल है। तो अकॉर्डिंग टू द रोल विच इट्स परफॉर्मिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको लेबल किया जाता है कि ये वर्ड क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम सबको पता है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, preposition, conjunction and interjection. So the parts of speech, a part of speech indicates how the word functions in the meaning as well as grammatically within the sentence. An individual word can function as more than one part of speech. Yes, it's very important. सबसे important बात पता है क्या है कि एक ही वर्ड है, अगर वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज किया जाए, डिफरेंट जगहों पे आई मीन यूज किया कर दिया जाए ना उसको फिक्र के अंदर, तो उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो उसका फंक्शन है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है, हो सकता है एक जगह पे वो प्रपोजिशन है और दूसरी जगह पे जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है। हमारे पास जैसे कुछ वर्ड हैं वो नाउन होते हैं और वो कुछ जगहों पे वर्ब भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल एक वर्ड है, हम क्या, अगर मैं कहूंगी कि ना कि आई हैव गूगल एप्लीकेशन इन माई फोन, तो वहां पे जो गूगल होगा वो नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूंगी आई एम गूगलिंग राइट नाउ, तो वहां पे मैं एज अ वर्ब इसको यूज कर रही हूँ। तो हर वर्ड जो है, अगर इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया जाए, देन इट्स पार्ट ऑफ स्पीच और इट्स फंक्शन वुड बी ऑल्टर्ड, विल बी चेंज्ड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है, और फिर अगर एक सेंटेंस में वो यूज हुआ है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो हर कॉन्टेक्स्ट में उसका रोल क्या होगा। ये थोड़ा सा लग रहा होता है कि चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने जस्ट जो है ना देखना होता है कि एक वर्ड जो है वो वहां पे क्या फंक्शन कर रहा होगा।
अच्छा, उससे पहले हमें एक क्विक रिवीजन की जरूरत है कि हम देखें कि नाउन क्या है। एवरीबडी नोज कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अच्छा, नेम ऑफ अ पर्सन भी पता चल जाता है, नेम ऑफ अ प्लेस भी पता चल जाता है, थिंग्स भी समहाउ पता चल जाती हैं। अच्छा, थिंग्स में ना दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, वेदर वो टेंजिबल हो या नॉट, मतलब नॉन टेंजिबल हो। अगर तो वो टेंजिबल होती है हम थिंग्स कहते हैं, अगर समथिंग एब्स्ट्रैक्ट है तो वो आइडिया हो सकता है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि मैन जो है वो नाउन है। इसी तरह से यहाँ पे कॉलेज नेम है, बुटे कॉलेज में भी। ओके, हाउस हैप्पीनेस, तो हाउस हम कह सकते हैं कि एक थिंग है, राइट। तो कॉलेज जो है वो प्लेस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिटी का नाम लिख देती हूँ शाहदरा, so it's a place name. Then happiness, this is something abstract, non-tangible, but still it is a noun. ठीक है, जितने भी हमारे पास, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो आइडिया का नाम हो, किसी चीज का नाम है, किसी पर्सनल प्लेस, हम सब जानते हैं कि वो सारे सारे नाउन्स होते हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बट हम लोग समटाइम्स सेंटेंस के अंदर जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं कि अच्छा ये क्या फंक्शन कर रहा है और क्या नहीं। और एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि नाउन्स जो है ना वो हमारे किस किस टाइप की हैं। कॉमन और प्रॉपर जो है वो सबसे मेजर जो है वो कैटेगरीज हैं इसकी। नाउन है उसका कर सकते हैं हम, ये सब कर सकते हैं। अपॉस्ट्रोफी एस, कि अगर नाउन को जो पोजेशन शो करनी हो तो फिर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे हम कहेंगे माय फादर्स बुक, तो फादर्स बुक जो है, यहाँ पे जो फादर है दैट इज नाउन, और उसके बाद जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम, वो उसका पोजेशन शो करने के लिए होता है। ऑलराइट, तो एक और चीज इंपॉर्टेंट कि नाउन से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं किसी एक सेंटेंस के अंदर। यानी नाउन जो है वो सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रही होती है, समटाइम वो ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट में भी समटाइम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समटाइम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समटाइम ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ हर नेम इज आयशा, तो यहाँ पे जो आयशा है दैट इज अ नाउन, बट स्टिल इट्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इनको इनको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट कभी ना, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जब हम वर्ब को समझेंगे। देन ये क्या रोल और परफॉर्म कर सकती है कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपके सामने, द यंग गर्ल बॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली disappeared. ओह माय, ये हम मैंने जो एग्जांपल पढ़ी है ये मैं एडजेक्टिव से पढ़ने लगी हूँ बिकॉज ये स्पेस चेंज हुआ है शायद। सर, सर आप तो ये शेयर करें ना फाइल, इसका पिछले पेज पे जाइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल। द यंग गर्ल brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं, जैसे गर्ल है ये एक पर्सन का नेम है, तो इट्स अ नाउन। देन लेटर इज द नेम ऑफ थिंग, इट्स अ नाउन। टीचर जो है वो भी पर्सन के लिए नेम है। सो ये जितने भी तीनों वर्ड्स अंडरलाइंड हैं, ऑल दीज आर नाउन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, राइट। यानी अब नाउन की जगह पे हम बार बार वो नहीं कह सकते नाम, तो हम उसके लिए डिफरेंट प्रोनाउन यूज करते हैं, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा। और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि ये दे आर रिफरिंग टू द नाउन, जो नाउन जिस नाउन को ये रिफर करते हैं ये उनके लिए यूज होते हैं। और फिर इनके बहुत सारे केसेस भी होते हैं। ठीक है, केसेस इन अ सेंस कि अगर ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तो फिर इसका सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। हम सब लोगों ने पढ़ा होगा जरूर, इसका टेबल पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं वैसे तो, लेकिन जो पर्सनल प्रोनाउंस है ना दैट आर क्वाइट ऑफन यूज्ड, उसके अंदर हमारा सब्जेक्टिव केस आ जाता है, ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है, पोजेसिव केस आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको हम बाद में कभी डिटेल में लाजमी पढ़ेंगे। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, समटाइम डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि a pronoun is a word used in place of a noun, then a pronoun is usually substituted for a specific noun। ये खास जिसका हम जिक्र कर रहे होते हैं ना जिस नाउन का, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ताकि बार बार रेपिटेशन ऑफ दैट नेम शुड बी अवॉइडेड। देन विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
ये भी आ सकती है कि जिस नाउन को ये रिफर कर रही होती है ना, ये प्रोनाउन, वो इसका एंटीसीडेंट होता है. इन द सेंटेंस अबाउट द एंटीसीडेंट फॉर द प्रोनाउन शी इज द गर्ल. तो प्रोनाउंस आर फर्दर डिफाइंड बाय टाइप. कुछ इसके टाइप्स हैं, जैसे मैंने अर्लियर आपको मेंशन किया. पर्सनल प्रोनाउंस होती हैं, वो पर्सन्स के लिए होती हैं या थिंग्स के लिए होती हैं. ठीक है. देयर आर पोजेसिव प्रोनाउंस, उसमें एक पोजेशन शो होती है, एक ओनरशिप शो होती है. देन देयर आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब एक जैसे ईच अदर वगैरह इस तरह की होती है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं. सेल्फ वगैरह जो हम यूज करते हैं, सॉरी, वो खुद को, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा. अच्छा, कुछ होते हैं आर यूज टू एम्फसाइज अनदर नाउन और प्रोनाउन. ये रिफ्लेक्सिव का है. वैसे एम्फैटिक नाउन्स भी होती हैं, प्रोनाउंस होती हैं जो कि बहुत एम्फेसिस के लिए होती हैं. देन रिलेटिव प्रोनाउंस है. इसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस में कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है इन वर्ड्स से. रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं जैसे विच है, दैट है, होम, हु वगैरह. एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती हैं. ठीक है. जिसमें हम जो अक्सर हम शो करते हैं कि दिस, दैट वगैरह इशारा करने के लिए चीज यूज होती है. जैसे द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली disappeared. We are repeating the example time and again. और उसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मी है, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, उसकी टाइप है जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कर रही है. और उसके बाद जो है शी है, शी जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे, वहाँ पे सब्जेक्टिव जो केस है इसका, वो रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है. उसके बाद है जी वर्ब. बट लेट मी आस्क सर आमिर, शुड आई कंटिन्यू और शुड आई एडहियर टू द टाइम लिमिट? क्योंकि 9:30 तक लेक्चर का टाइम था. तो शुड आई स्टॉप हियर और शुड आई कंटिन्यू फॉर हाफ एन आवर, वो कंप्लीट अपना करूँ? जी मैम, आप ऐसा करें कि आप ना 45 तक कर लें, क्योंकि जो 15 तकरीबन 15 मिनट जो हैं वो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में लगे होंगे, तो आप 45 तक कर लें. जी. यानी कि आज आज की हमारी जो क्लास है वो 15 मिनट हम लेट उसको लीव करेंगे. जी. All right, thank you, sir. Okay, the next part of speech is verb, which is very important. अच्छा, इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सर प्लीज चेंज द पेज. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है वर्ब के अंदर कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता. यानी कोई सेंटेंस वर्ब के बिना हो ही नहीं सकता. इवन इफ अगर हम एक वर्ब, एक वर्ड जो है जो कि फंक्शन करेगा वर्ब का, अगर वो कर दें, जैसे मैं कहती हूँ हेल्प, तो इट्स अ वर्ब, एक्शन परफॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो इससे एक सेंटेंस बन गया है, लेकिन वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता. सो दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेंटेंस. न्यूक्लियस नहीं होता किसी चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है वर्ब. अच्छा, वर्ब होता क्या है? हम सबको पता है कि ये एक्शन वर्ड होता है, जो एक्शन को शो करता है. ठीक है. लेकिन ये बीइंग को, यानी स्टेट को भी शो करता है. स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है. उसमें स्टेट ऑफ बीइंग को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी. एक्शन हम सबको पता है कि कोई भी हम काम करते हैं तो वो एक्शन है. जैसे जंप है, राइट है यहाँ पे, तो ये दोनों जो है ये क्या है? एक्शन है. लेकिन कुछ स्टेट होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं. इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, अपीयर, लुक, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं. ठीक है. उसमें स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे बिकम भी है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं. यस, थैंक यू सर. ओके, हम बता रहे थे कि वर्ब जो है वो क्या क्या फंक्शन कर सकती है. ठीक है. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक्शन को भी शो कर सकता है और स्टेट ऑफ बीइंग को भी शो कर सकता है. आमतौर पे हमें स्टेट ऑफ बीइंग की समझ नहीं आ रही होती. ये थोड़ा सा इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, बट अक्सर जो है हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग है कि हम ये कुछ भी शो कर सकते हैं. इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, या बिकम, अपीयर, लुक, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, जिससे शो हो रहा था कि आपकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, आपकी कौन सी स्टेट चल रही है. एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दोनों जो है ये वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके हमने दोनों, मैंने जैसे पहले बताया कि एक तो ये मेन वर्ब होते हैं. जो मेन वर्ब होते हैं ना, जो उसमें ये होता है कि वो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकते हैं. ठीक है. और कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो सपोर्ट करते हैं मेन वर्ब को. ऑल राइट. जैसे हेल्पिंग वर्ब में विल, शेल आ जाता है, कैन आ सकता है, इज, एम, आर भी हो सकता है इसके अंदर. तो ये सारे जो है हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ किसी मेन वर्ब का होना जरूरी है अगर तो ये एज हेल्पिंग वर्ब परफॉर्म कर रहे हैं तो. फिर उसका बात ये है कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है हमारा इस टेस्ट के लिए भी, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, समटाइम नोइंगली, समटाइम अननोइंगली. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम, कुछ इस तरह से रहते हैं. जैसे मैं कहती हूँ ही एंड आई, अब आगे समझ नहीं आ रहा कि एम गोइंग है
आर गोइंग है, क्या आएगा? आमतौर पर हम आई के बाद एम लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो द वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल। तो ये चीज हमें रखनी होती है नजर में कि सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगा, ठीक है। और वर्ब ऑल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टेंस। बिल्कुल, वर्ब की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से खुद इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसी तरह से जितने भी टेंसेस हैं उनके अंदर इसका बहुत रोल है कि ये अपनी जो इसको कहते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब, जो हम फॉर्म चेंज करते हैं ना वर्ब की, इसको कहते हैं कंजुगेशन ऑफ वर्ब। उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा हम जिसे फर्स्ट फॉर्म कह रहे होते हैं ना, प्रेजेंट, उसका वैसे ग्रामेटिकल नाम तो प्रेजेंट है, हम उसे फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। अगर हमने उसी का पास्ट जो है ना वो बताना हो कि पास्ट क्या है, तो वो सेकंड फॉर्म में होता है। जैसे गो का जो पास्ट है वो वेंट है। देन अगर पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, हम थर्ड फॉर्म कहते हैं अक्सर यूजुअली। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है और ये डिफरेंट टेंस पर्पज के लिए यूज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने द यंग गर्ल ब्रॉट मी वेरी लॉन्ग लेटर, सेम एग्जांपल है। इसमें ब्रॉट और डिसअपीयर्ड, ये दोनों जो है वो वर्ब्स हैं। ब्रॉट जो है वो हमारा जो शो कर एक्शन को, और जो डिसअपीयर्ड है वो हमारा शो कर रहा है स्टेट को। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ये अक्सर कहा जाता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी क्वालिटी को शो करता है, जो कि थोड़ी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। एक्चुअली हर वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन दे और उसके मीनिंग को इनहांस करे, मॉडिफाई करे, तो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म करता है, चाहे वो किसी क्वालिटी का नाम हो या ना हो, मतलब क्वालिटी हो या ना हो। दैट कैन बी अ बैड थिंग, दैट कैन बी अ गुड थिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, बट इट एक्चुअली मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, राइट। जैसे हमने यहाँ पे वर्ड कुछ सिलेक्ट किए हैं, प्रिटी है, ओल्ड है, ब्लू है, स्मार्ट है। अच्छा, इससे नंबर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ना कि 20 बॉयज, तो 20 जो है that is also performing the function of an adjective। यानी हर वो लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करा, तो उसको हम जैसे यहाँ पे ये वर्ड है ना यंग गर्ल, तो इसमें जो गर्ल है वो तो नाउन है। अब गर्ल के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। देयर इज अ वर्ड यंग विच इज मॉडिफाइंग और एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ गर्ल। हमें पता चल रहा है कि वो गर्ल कैसी थी, यंग थी, ओल्ड थी, स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी, मतलब हम कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं एंड दैट इज एक्चुअली एडिंग अप टू द मीनिंग ऑफ दैट नाउन, ठीक है। इस तरह से लेटर है तो उसके साथ लॉन्ग लगा हुआ है, वो लॉन्ग भी हो सकता था, वो शॉर्ट भी हो सकता था, वो स्मॉल भी हो सकता था, ठीक है। वो ब्यूटीफुल हो सकता था, दैट वो हो सकता था कलरफुल हो सकता था, मतलब वी कैन एड अप सो मेनी थिंग्स टू एनहांस इट्स मीनिंग। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी, ये एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी होती हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन डिग्रीज हमें पता है ना, ये डिग्रीज होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है। इसी तरह से हम ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इस तरह की डिग्रीज भी होती हैं जो कि डिफरेंट जगहों पे हम यूज करते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो वहाँ विदाउट कंपैरिजन होती है, ठीक है। जैसे गुड है, अगर हम कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे तो वो होगी बेटर, उसमें दो लोगों का, दो चीजों का, दो आइडियाज का कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। और अगर हम दो से भी ज्यादा का करेंगे कंपैरिजन तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, बेस्ट। वो मोर देन टू जो है थिंग्स, उनका कंपैरिजन होता है, राइट। देन द नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब जो होते हैं ये जिस तरह एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग को एनहांस करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह जो वर्ब के मीनिंग को डिस्क्राइब करें, मॉडिफाई करें, एनहांस करें, यानी हमें वर्ब के बारे में बताएं कि वर्ब जो है वो कोई काम है वो कैसे हुआ, कब हुआ, और कितनी दफा हुआ, इस टाइप के जो आंसर्स करते हैं ना वर्ड, उनको हम कहते हैं कि ये एडवर्ब्स हैं। जैसे जेंटली जो है, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल, फास्ट, इस तरह से। अक्सर ये इनके आगे एल वाई यूज होता है लेकिन सबके साथ में, तो जैसे यहाँ पे जो वेल है वो, इस तरह से बहुत सारे और वर्ड्स हैं जैसे जो हमें लगते हैं कि वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है लेकिन दैट कैन फंक्शन एज एन एडवर्ब। जैसे ओवर लफ्ज है, ठीक है, तो ओवर लफ्ज है वो उसके बड़े सारे फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ ना आई एम नहीं, मैं कहूँगी ही इज ओवर कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट के साथ ओवर भी लगा हुआ है, तो वो जो है कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव, और जो ओवर है
that is performing the function of an adverb. How? ऐसा होता है कि वर्ब के मीनिंग को एनहांस करे कोई वर्ड तो वो भी एडवर्ब होता है, किसी एडजेक्टिव के मीनिंग को एनहांस करे तो वो भी एडवर्ब होता है, अगर किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को एनहांस करे, एडवर्ब को एनहांस करे, मॉडिफाई करे, तो हम उसको कहेंगे ये एडवर्ब है। ठीक है, आमतौर पर हमें बस यही पता होता है कि किसी वर्ब को, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे या डिस्क्राइब करे तो वो एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंप्लीट डेफिनेशन इज कि वर्ब को भी एनहांस कर सकता है, एडजेक्टिव को भी और अनदर एडवर्ब को भी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में अ वेरी लॉन्ग लेटर, अगर हम कह दें द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर, तो लॉन्ग इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मजीद एनहांस करने के लिए कहा गया कि वेरी लॉन्ग है। अब एक एडजेक्टिव के मीनिंग को जब एनहांस किया गया तो इट इज एडवर्ब, राइट। उसके बाद है एंड देन शी क्विकली डिसअपीयर्ड। अब ये जो क्विकली है, ठीक है, और देन भी, बिल्कुल, देन जो है वो प्लेस ऑफ एडवर्ब को भी शो कर सकता है, टाइम को, सॉरी, देन क्विकली है, इसमें ना टाइम भी होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, so lots of kind of this part of speech, जो कि हम वक्तन इसको पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस आपने माइंड में ये रखना है कि एडवर्ब जो है वो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब वगैरह ये को मॉडिफाई करता है। देन देयर इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के लिए एक चीज माइंड में रखिएगा कि, सर प्लीज नेक्स्ट पेज, ये प्रपोजिशन जो होते हैं ना वो किसी दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को आपस में उनका रब्त, उनका ताल्लुक, रिलेशन, उनकी जो प्लेस है, पोजीशन है, उसको शो करने के लिए होते हैं वर्ड। जो वर्ड्स जो है ना वो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले लगते हैं और फिर किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जो मेरा पेन है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब पेन भी एक नाउन है, ठीक है, और टेबल भी एक नाउन है। अब ये दो नाउन है, इनके दोनों की पोजीशन ये है कि जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, तो ये जो ऊपर का वर्ड होगा, ऑन का जो वर्ड होगा, दैट इज प्रपोजिशन। बाय, विद, अबाउट, until, to, from, into, there are lots of prepositions and sometimes थोड़ा confusing भी हो जाता है कि कहाँ पे ऑन लगना है, कहाँ पे इन लगना है, और सॉरी एट लगना है, कहाँ पे ओवर लगना है, कहाँ पे ऑन लगना है। समटाइम ये पता नहीं चलता बीनीथ है और या फिर अंडर है या क्या है। तो सो विल बी लर्निंग ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह। तो अगर यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में देखें कि फ्रॉम द टीचर, जैसे मैंने कहा द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर, लेटर तो आया है और टीचर की तरफ से आया, तो ये भी एक यहाँ पे है। देन विल बी टॉकिंग अबाउट कंजंक्शन। आई एम टेकिंग टू मच टाइम which I really don't want to, but let's complete it in just 1 or 2 minutes. Conjunctions जो है ये हमें पता है ये कनेक्ट करती है, चाहे वर्ड को कनेक्ट करे, फ्रेजेस को कनेक्ट करे, क्लॉजेस को करे, सेंटेंसेस को करे। बल्कि सेंटेंसेस की बजाय क्लॉजेस जो होती हैं, जो कि खुद भी एक फ्रेज और क्लॉज का हमें डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले। कि फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। आई मीन इट्स नॉट फंक्शनिंग एज अ सेंटेंस, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि मीनिंगफुल होता है। बट क्लॉज इज समथिंग विच कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस एज वेल, यानी इसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसमें वर्ब भी होता है, राइट, बट इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये क्लॉज से ही होता है। अब जैसे एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज, और फिर इस तरह की और भी कंजंक्शन होती हैं, कुछ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होती हैं और कुछ जो है ना सबऑर्डिनेटिंग, जिसमें बहुत सारे, सबऑर्डिनेटिंग में तो बहुत सारे हैं, जैसे वाइल, देन फिर व्हेन भी आ सकता है उसके अंदर, उसके बाद जो है वो सिंस वगैरह, ऑल दो वगैरह। ठीक है, और नेक्स्ट इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जो है वैसे सारे वर्ड्स हैं जो हम इमोशनल, हमारा सडन इमोशंस जो हमें आते हैं और उसके बाद हमारे मुंह से निकलते हैं, जैसे ओह, जैसे हुरा, उप्स, वाओ, और भी बहुत सारे हम यूज करते हैं। जैसे कुछ थोड़े प्रोहिबिटेड वर्ड जैसे शिट हम कहते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो भी हम इसी तरह से इंटरजेक्शन होंगे। So this was a quick overview of all the parts of speech. Though it is not sufficient, we need to go into practice. हमें इनको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, इनको मजीद पढ़ने की भी जरूरत है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में या फिर किसी तरह से भी पूछ सकता है। I'll be here to answer you. Thank you so much, sir. जी थैंक यू सो मच मैम। जी अभी नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स की, तो वो सर बिलाल करवाएंगे। Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and respected teachers.
जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंट्रोडक्शन तो पहले हो चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू नंबर फर्स्ट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैथमेटिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद लॉजिक ऑफ क्वांटिटी, शेप्स एंड अरेंजमेंट। मैथमेटिक्स जो होती है वो हम उसके इसमें पढ़ते हैं, हम किसी भी क्वांटिटी यानी कि मिकदार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। वो किस तरह से आई है, उस वैल्यू के आने के पीछे उसका लॉजिक क्या है, ठीक है, वो किस तरह से स्टेप वाइज आ रही है। और उसके बाद हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पढ़ी हुई हैं ट्राइंगल्स और स्क्वायर पढ़ा हुआ है, सर्कल, फिर उसके बाद और भी पेंटागन और ये इस तरह की जो है शेप्स वगैरह हैं। और अरेंजमेंट मतलब कि हमने उस जो आंसर निकाला है, फाइनल आंसर हमारा जो आ रहा है, उस आंसर के पीछे हमने जो स्टेप्स किए हैं उनको हमने किस तरह से अरेंज कर, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथ्स की डेफिनेशन आ जाती है। तो अब हम start करते हैं। सबसे पहले अपना एमसीक्यू and manufacture 27 how many baskets would 15 men manufacture in 40 minutes। यहाँ पे बताया गया है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है सबसे पहले कि आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। स्टेटमेंट की समझ आएगी तो फर्दर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो टेस्ट हमारे होते हैं एफपीएससी के, पीपीएससी के लगा लें, या फिर हम एनटीएस के और भी जितने भी टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं उन सब में ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। लिहाजा इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अटेंशन के साथ समझना है। और अगर एक दो क्वेश्चन इस तरह के और भी हैं, ये अच्छी तरह से समझ आ गए तो इंशाल्लाह आप इतने हो जाएंगे एबल के आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। अब 5 मेंस हैं और 27 बास्केट्स हैं और वो 1 घंटे में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ मेनी बास्केट्स वुड 15 मैन मैन्युफैक्चर इन 14 मिनट्स। कितनी बास्केट वही 15 लोग 40 मिनट में वो बना सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हम बोर्ड शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको डिटेल्स को बता सकूँ। जी देखें, सबसे पहले हमने लिखना है ये, जी मैं 1 मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैंने लिख रहे हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें जो जो चीजें हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद क्या चीजें दी हुई है, बास्केट दी हुई है, यहाँ पे आपने लिख लेना है बास्केट। नेक्स्ट है आपके पास टाइम। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड जो है वो फिंगर के साथ यूज करना पड़ता है, तो इस तरह की राइटिंग आएगी। तो अगर कहीं किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कहीं से समझ ना आए तो वो क्वेश्चन कर सकता है। 3 थिंग्स जो हैं हमें वो दी हुई हैं, उन तीनों को हमने राइट कर लिया। अब बारी बारी इसकी वैल्यू लिखेंगे और वहां से हम इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है मेंस कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, तो मेन के नीचे आपने 5 लिख देना है। और बास्केट कितनी है, 27, तो उसके सामने इसके नीचे यहाँ पे हमने 27 लिख देना है। इसके बाद है 1 आवर कि 5 आदमी 27 बास्केट टोकरियां तैयार करते हैं कितने मिनट में, 1 घंटे में। 1 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं वो यहाँ पे हमने शो करने हैं, 1 आवर को हमने शो नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास 60 मिनट्स आ जाते हैं। अगेन हाउ मेनी बास्केट्स, अब जो चीज फाइंड करनी है उसकी जगह पे हमने एक्स लिख लेना है, मतलब यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल लिख लेना है जो हमने फाइंड करना है। एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जी, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब देखें कि बास्केट फाइंड करनी है और मैन कितने हो गए हैं, 15 हो गए, और उसके बाद टाइम कितना है, 40 मिनट का। ये चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आपने डाटा को इस तरह से अरेंज कर लेना है।
अब जो चीज फाइंड करनी है, अब आपने यहाँ पे काम करना होता है, एरोज लगाने होते हैं। एरोज लगाएंगे, लगाने के बाद हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका आंसर आएगा। अगर वैसे ही हम इसको डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसका आंसर हम 100% कल भी लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे, पूरे प्रोसीजर के साथ करेंगे, तो आप इसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, जो चीज फाइंड करनी होती है उसमें आपने एरो जो लगाना होता है तो वो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ आपने लगाना है। ठीक है, ये बास्केट हमने फाइंड करनी थी तो इसमें हमने जो एरो लगाया है नीचे से ऊपर की तरफ लगाया है। ठीक है, अब हमने देखना है कि दो चीजों का आपस में रिलेशन क्या है। ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ते होते हैं डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है। अगर एक वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है, एट द सेम टाइम सेकंड जो वेरिएबल है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। और इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है, एट द सेम टाइम दूसरी चीज कम हो रही है, या फिर अगर एक चीज फर्स्ट फर्स्ट थिंग अगर डिक्रीज हो रही है, एट द सेम टाइम सेकंड थिंग जो है आपकी वो इंक्रीज हो रही है, तो उन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। अब हमने टाइम को बास्केट के साथ चेक करना है, फिर उसके बाद मैन को बास्केट के साथ चेक करना है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले टाइम और बास्केट बास्केट को हम देखते हैं गल सुनो, कि टाइम हमारे पास है 60 बस एक मिनट्स। मेरा कप ही चाह 60 दा बना मिनट्स आज में 27 बास्केट्स हैं। मैन्युफैक्चर मतलब कि वो तैयार कर रहे हैं। बा एक मेरा ही ठीक भेज है, दो ते नाल पानी ज्यादा भेज दो। टाइम है तो ज्यादा बास्केट प्रिपेयर हो रही हैं या मैन्युफैक्चर हो रही हैं। उसके बाद टाइम 40 मिनट्स कर दिए हैं, तो अब बास्केट्स ज्यादा होंगी या कम होंगी। ज्यादा टाइम था तो ज्यादा बास्केट थी, कम टाइम है तो कम क्या होगी आपके पास बास्केट। तो ये देखें कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ी है या एक चीज के कम होने से दूसरी भी कम हुई है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हमने टाइम के साथ जो एरो अपना लगाना है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से हमने इसको शो करते हैं। ठीक है, ये एरो हमने लगा दिया। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूँ कि टाइम और बास्केट का हमने रिलेशन चेक किया है। 60 मिनट्स मतलब कि 1 आवर तथा 1 घंटे में 27 बास्केट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। 40 मिनट्स में बास्केट जो होंगी वो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि वो भी कम तैयार होंगे। टाइम कम है तो इसका मतलब बास्केट भी वो कम तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अब हमारे पास है मैन एंड बास्केट। इन दोनों का रिलेशन हमने चेक करके हमने यहाँ पे एरोज लगाने हैं। दो एरोज लगा दिए हैं। फर्स्ट एरो हमने जो वेरिएबल जो चीज फाइंड करनी थी उसका हमने डायरेक्ट लगा देना है नीचे से ऊपर की तरफ। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि आपने इसको चेक करना है। दूसरा लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया, वो लगा दिया। अब यहाँ पे भी हमने चेक करना है कि किस तरह से हमने मैन और बास्केट के दरमियान में जो एरो लगाना है। देखें, 5 मैन हैं, वो बास्केट्स 27 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो 15 मैन कम करेंगे या ज्यादा बास्केट करेंगे? ऑफ कोर्स थोड़े आदमी हैं तो थोड़ी बास्केट बना रहे हैं वो। अगर आदमियों की तादाद को हम ज्यादा कर देंगे, इसका मतलब ज्यादा काम होगा, तो वो ज्यादा बास्केट मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी देखें, एक चीज कम थी, ऊपर 5 मैन थे, 27 बास्केट थी। आदमी बढ़ा दिए तो आपकी टोकरियां भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन पाया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमने एरो नीचे से ऊपर की तरफ लगा देना। ठीक हो गया। उसके बाद है, मैं नेक्स्ट आपको शो करता हूँ व्हाइट बोर्ड। अब हमने ये एरो लगा लिए हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है इनको अब हमने लिखना है। किस तरह से लिखना है कि मैंने बताया था, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वहां से आपने शुरू करना है, और जहां पे एंड हो रहा है एरो वहां वो आपने नीचे लिखनी है। मतलब कि जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो आपने ऊपर वैल्यू लिखनी है, न्यूमरेटर में लिखनी है, और जहां पे एरो एंड हो रहा है वो आपने डिनोमिनेटर मतलब के फ्रैक्शन में नीचे लिखनी है। तो सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। 27 था बास्केट्स और नीचे एक्स था, तो एरो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x/27। ओके, उसके बाद हमने इक्वल का साइन लगाना। इक्वल का साइन हो गया। उसके बाद हम टाइम या मैन दोनों में से कोई भी चीज लिख लें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो मल्टीप्लीकेशन में कोई भी चीज आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि उन दोनों का आंसर सेम आता है। तो हमारे पास है टाइम, एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपने क्या करना है, 40/60 मल्टीप्लाई, उसके बाद है 15/5।
ठीक हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो x ओवर 27 है। अगर इक्वल की एक साइड पे एक चीज डिवाइड हो रही है, जब हम उस वाली चीज को दूसरी साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो रिवर्स हो जाती है। अब ये 27 जो है वो x के डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 ओवर 60 मल्टीप्लाई 15 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 27। अच्छा जी, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हम अपना फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल करना है, और ये 5 है, 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15 कैंसिल हो गए। उसके बाद ये दोनों 4 ओवर 6 बच गए हैं, ये भी 2 पे कटिंग हो रही है इनकी। 2 2 जार 4 एंड 2 3 जार 6। अच्छा जी, अब नीचे 3 आ गया। 3 नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं अगेन लिख देता हूँ। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अब ये 3 1 जार 3 एंड 3 1 जार 3, ये दोनों कटिंग हो। इसके बाद अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज बच गई हैं, 27 एंड 2 बच गए। 27 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 54। सो द करेक्ट आंसर इज 54। ठीक है, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। या अगर हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज आ रही हैं, उनमें हमें रिलेशन को चेक करना है, कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है या फिर इनवर्स रिलेशन आ रहा है, फिर उनको यहाँ पे अरेंज करके उनको फिर सॉल्व करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सर आप ऐसा करें, क्वेश्चन डायरेक्ट ही बोल के यहाँ पे करवा दें। ऐसे सर समझ नहीं आएगी, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको अपना सॉल्व कर लेते हैं पेज पे ही, और फिर उसके बाद फिर इसको वहीं पे बता देंगे। क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये दोबारा से आपको ना वो शेयर करना पड़ेगा, वही पहले वाली जो फाइल थी ना वो आपको शेयर करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से व्हाइट बोर्ड की तरफ आना पड़ेगा। जी जी, दोबारा से आना पड़ेगा। ये व्हाइट बोर्ड ही मेरे ख्याल में अब शो हो रहा है, वो दूसरी फाइल नहीं शो हो रही। जी जी, वो अगर वो करेंगे तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से वो फाइल करके। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक पेज के ऊपर, एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर वो स्टेटमेंट लिख दें और नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप अपना काम करवा दीजिएगा। ठीक हो गया सर। इसको सर रिमूव कर देंगे। अब ये मेन जो स्लाइड्स है ना वहाँ पे आ जाए, ये यहाँ से नहीं जा रही। सर ये आप खुद कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि आप एडमिन है ना। जी जी, 10, ये 10 इज द राइट आंसर, क्योंकि हम 10 को यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारा दोनों का इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपने 10 लिख देना है, 10 ओवर 50। ठीक है, अब देखें ये दोनों फ्रैक्शन में आपके पास आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको हम जब मजीद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी उसका आंसर सेम आएगा। अब देखें 2 ओवर 10 है, तो दोनों किसी एक कॉमन टेबल पे ये कटिंग हो रही है। 2 1 2 एंड 2 5 10, 1 ओवर 5 आ गया। अब यहाँ पे भी आप इन दोनों की कटिंग कर लें, दोनों 10 और 50 दोनों किसी एक कॉमन टेबल पे कटिंग हो रही हैं। 10 1 जार 10, 10 5 जार 50, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको मजीद सिंपल या आसान करने के लिए क्या करेंगे, जीरो को जीरो के साथ कैंसिल कर दें। कुर्सी तो तरफ 1 लेके ओवर आओ। 5 दोनों साइड पे आ जाएगा, 1 ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 5। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो 10 इज द राइट आंसर। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 मल्टीप्लाई 7 14 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में जिन्होंने थोड़ी बहुत मैथ पढ़ा हुआ है, जिन्होंने, उनके लिए तो बहुत इजी होगा। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, चलिए उनके लिए करवा देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7
5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर में आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड्स हैं, तो कोशिश करेंगे हम वो जो सबसे हमें इजी लगे। अब देखिए फ्रैक्शन में है, दो चीजें आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं और दो चीजें आपस में नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर नीचे ये दोनों आपस में कटिंग इनकी हो सकती है, कम से कम 2 वैल्यूज, मतलब इतनी ही हो सकती हैं। 2 वैल्यूज आपने चेक करनी है जो किसी एक कॉमन टेबल पे कटिंग हो रही है। अब देखें ऊपर 5 है, नीचे 10 है, तो इसको हम कट कर सकते हैं 5 1 5 और 5 2 10। इसी तरह आपके पास 7 और 14 है, तो ये दोनों भी 7 के टेबल पे आते हैं, तो इसको भी हम कट कर सकते हैं 7 1 7 एंड 7 2 14। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर होता है 1, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। हमारे पास ऑप्शन में ए ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आपका है 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज। यहाँ पे अब हमने स्क्वायर रूट बताना है कि 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है। वैसे सिंपली अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू जो सिंपल हो उसका तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे कि फर्ज करें कि 9 है, उसका स्क्वायर रूट आप बताएं, जिसको हम अमूमन लोग अंडर रूट भी बोलते हैं, या उर्दू में हम कह लें कि इसको जजर कहते हैं। तो इसकी आपने जजर बतानी है या स्क्वायर रूट बताना है। 9 है तो उसका हमें पता है कि 3 आ जाता है। तो अगर एक वैल्यू आपके पास बड़ी आ रही है, जैसे कि ये 729 है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्विकली हम क्या कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं, तो एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो मैं मेथड आपको यहाँ पे करवाऊंगा कि आपने सबसे पहले लिखना है 729, लाइन लगा देनी है बड़ी। हाँ जी, अब आपने ये चेक करना है कि 729 जो है ये किस टेबल पे आता है, तो वो आपने यहाँ पे उसका लिख लेना है। तो ये 3 के टेबल पे इसकी कटिंग होती है, डिवीजन होती है। 729 को अंदर रख के साइड पे आप 3 पे डिवाइड कर लें, तो ये आ जाते हैं 3 2 6, 3 6 12 और 3 3 9। सॉरी यहाँ पे 3 4 12 आएगा, ये स्टेज हो गई। 3 2 6 और 12 बन गया, 3 4 12 और 3 3 9 हो जाएगा। इसके बाद मजीद दोबारा से ये फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो आपने फिर यहाँ पे 3 लिखना है। 3 3 8 24, 3 1 3। ओके, अब 81 है, 81 फिर अगेन मजीद आप 3 पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पेयर्स की शक्ल में वैल्यूज हमारे पास मौजूद हों। मतलब किसी भी वैल्यू पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो दो, मतलब एक जोड़ा बनना चाहिए। तो 81 है, 81 डायरेक्ट 9 पे भी हो जाता है, 9 9 जा 81। अब आगे 9 बच गया, अब फिर दोबारा से आप लिख सकते हैं 9 1 जा 9। ठीक हो गया, ये आपके पास बचा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट था, से भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद है 9 मल्टीप्लाई 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, और यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ऊपर जो हमने स्क्वायर रूट लगाया हुआ था, इस स्क्वायर रूट की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ये आपके पास है। यहाँ पे मैं मजीद कर देता हूँ इसको डिटेल से। 3 है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, और ये जो 1/2 पावर है इसकी ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस 3 के ऊपर जो स्क्वायर है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2। और इसी तरह जो आगे 9 स्क्वायर है वो मैं नीचे लिखने लगा हूँ, उसको भी आप ऐसे लिख लें 9 स्क्वायर, और इसके ऊपर भी जो पावर थी 1/2 ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में किसी के साथ कैंसिल हो जाते हैं, और नीचे भी ऐसे 2 मल्टीप्लाई ये 2 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब 3 की पावर 1 बच गया और 9 की पावर 1 बच गया। 3 की पावर 1 3 ही होता है, 9 पावर 1 ये 9 ही होता है। तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो 9 3 27। सो द करेक्ट आंसर इज 27।
जी सर, ये हो गए हैं क्वेश्चंस। मैम शेरिफ, आप हैं इधर हमारे साथ? Yes, sir, I'm here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, as sir already made a short introduction, so we should move towards our subject. So, as you know that we are going to learn about park affairs. So today we are going to discuss about different dynasties. Sir, please share the file. So first of all, first topic is Muhammad bin Qasim. तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये इनका लाइफ स्पैन था 695 एडी से 715 एडी तक। तो मोहम्मद जो है, मोहम्मद इज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंड अमादुद्दीन इज हिज टाइटल। तो जैसे मोहम्मद बिन कासिम के नाम से है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो रियल नेम है वो मोहम्मद है, और इनका जो टाइटल था, जो इनको खिताब दिया गया था, वो था अमादुद्दीन। ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन द स्टडी ऑफ ताइफ, और ये सिटी जो ताइफ था वहां पे पैदा हुए और इनकी परवरिश भी वहां पे हुई, और मॉडर्न डे में इसको सऊदी अरेबिया कहा जाता है, ताइफ सिटी को। He was nephew and son-in-law of हज्जाज बिन यूसुफ, द गवर्नर ऑफ इराक। जो अरेबिया में उस टाइम जो पीरियड चल रहा था वो बनु अमिया का पीरियड चल रहा था, और हज्जाज बिन यूसुफ जो थे ये इराक के गवर्नर थे, और मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के नेफ्यू और सन इन लॉ थे। अगर हम इसके शॉर्ट से बैकग्राउंड को देखें कि मोहम्मद बिन कासिम ने या अरब ने आके क्यों हमला किया था सिंध पे, तो इसके बैकग्राउंड में कुछ और भी वजूहात थी जो माइनर थी। जैसे ये था कि जो खलीफा के जो रेबल्स थे, खिलाफत रेबल्स, वो आके उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी सिंध में या हिंदुस्तान में, मकरान बलोचिस्तान के इलाके की तरफ। तो ये एक बड़ी वजह थी कि उस टाइम जो है वो राजा दाहिर जो थे वो सिंध के हुक्मरान थे, हिंदुस्तान के हुक्मरान थे। तो ये था कि उस टाइम पे इनको प्रोटेक्शन दी जाती थी। जो खलीफा के रेबल्स थे, जो अरेबिया से रेबल्स आते थे, बागी आते थे, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती थी। इसके अलावा अलाफी ट्राइब्स भी थे, और ये भी एक अरबों का ट्राइब था, और उनको भी यहाँ पे जो हिंदुस्तान था, इंडिया था, वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती थी। और इसकी एक सडन कॉज थी जो बहुत ही मेजर कॉज, जिसके बारे में ज्यादा फेमस बात यह है कि ये प्लंडरिंग ऑफ मुस्लिम शिप्स बाय पायरेट्स। तो हुआ ऐसे था कि कुछ शिप्स थी, कुछ लोग जो है वहां पे, श्रीलंका का एक एरिया था, श्रीलंका के एरिया का जो मुसलमान राजा था एक, जिसको किंग भी कहते हैं, वहां पे कुछ अरब ट्रेडर्स जो है वो आते थे। तो उन लोगों को यहाँ के हुक्मरान ने, श्रीलंका के हुक्मरान ने कुछ तोहफे वगैरह दे के अरेबिया भेजा था। तो ये जो ट्रेडर्स जब वापस उम्रे के लिए जा रहे थे, तो इनकी कश्ती को रास्ते में जो है तूफानी बारिश या तूफानी आप कह लें समुद्र में काफी तूफान की वजह से ये कश्ती जो है दीबल के साहिल पर जा लगी। अब दीबल क्या है? दीबल जो है ये एक पोर्ट सिटीज में आ जाता है हिंदुस्तान की, सिंध के साथ ही ये सिटी है। तो वहां पे ये जा लगी। तो इस तरह क्या हुआ कि वहां के कुछ डाकू थे, कुछ बहरी इक्तजार थे, जिन्होंने इस कश्ती को लूट लिया और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। इस तरह उन लोगों ने क्या किया कि हज्जाज बिन यूसुफ को कहा कि आप आए और हमारी मदद करें। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर एक खत लिखा राजा दाहिर को, जो उस टाइम पे सिंध के हुक्मरान थे। तो उनको कहा कि आपने ये सही नहीं किया कि हमारे मुसलमान आपने पकड़ लिए, उनके साथ बुरा सलूक किया गया। लेकिन राजा दाहिर ने जो है वो उस टाइम कहा कि ये लोग जो हैं वो बैरी कज़ाक और डाकू हैं, और ये लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अरबों ने ये फैसला किया कि हम जो है वो सिंध को फतह करेंगे। और इसके अलावा जो राजा दाहिर था उसका एटीट्यूड भी कुछ अच्छा नहीं था खिलाफत के साथ। वो कभी भी खिलाफत से खुश नहीं था, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज जो है वो उनके साथ मिलती थी। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि he established Islamic rule throughout the region, serving as governor of Sindh from 712 until his death in 715. तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? इन्होंने इस्लामिक रूल जो है वो कायम किया था इस रीजन में, सिंध में, और इन्होंने एज अ गवर्नर जो है वो सर्व किया था सिंध को 712 से एडी से लेके 715 एडी तक। अब ऐसे था कि इनकी ये जो मुहिम चली थी, जो इन्होंने फतह किया था सिंध को, इससे पहले जो था वो 2 एक्सपीडिशन पहले भी हो चुकी थी, 2 कोशिशें पहले भी की जा चुकी थी और सिंध को फतह करने की। लेकिन उस टाइम ये था कि जो राजा दाहिर का बेटा था जय सिंह, वो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग और बेस्ट वॉरियर था। उसने उन दोनों कोशिशों में, जो 2 बंदे थे जिन्होंने सिंध को फतह करने की पहले कोशिश की, उनको बलोचिस्तान में शिकस्त दे दी थी। तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने यह फैसला किया कि अब जो फारिस का गवर्नर है, जो उनके अपने नेफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे मोहम्मद बिन कासिम, उनको भेजा जाए सिंध को फतह करने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने भेजा 15,000 आर्मी के साथ,
711 में भेजा था और 712 में फिर इन्होंने सिंध को फतह कर लिया था। और जब पहली दो शिकस्त हुई थी, उसके बाद जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 दिन तक जो है ना इस किले का मुहासरा किया था दीबल के अंदर। तो 8 दिन तक जब इसका किया तो वहां पे एक झंडा लगा होता था उनके किले के ऊपर। तो हिंदुओं का ये मानना था कि जब तक ये झंडा है तो ये करिश्माती से झंडा है, और जब तक ये कायम है इनकी प्रोटेक्शन होती रहेगी, तो बाहर से कोई शख्स भी इनको शिकस्त नहीं दे सकता। फिर मोहम्मद बिन कासिम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने जनरल को ऑर्डर दिया कि आप ऐसे करें, इस झंडे को गिराएं ताकि उनका जो ये शगुन है वो खत्म हो। तो इस तरह से इस झंडे को गिरा दिया गया और हिंदुओं का मोरल जो है वो लो हो गया, और उनको वो डर गए कि अब हमारी शिकस्त पक्की है, क्योंकि उनका एक बिलीव था कि जब तक ये झंडा जो है वो कायम रहेगा तब तक उनकी शिकस्त नहीं हो सकती। तो इस तरह फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो दीबल को जो है वो कंकेस्ट किया था, उसकी फतह की थी। और उसके बाद डिफरेंट और भी हैं, जैसे निरोन का है किला, बहरोज है, सेस्टोन, बदाया, ये काफी ऐसे हैं जिसमें इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो इन सब इलाकों को फतह किया। उसके बाद ही एंटर्ड इंडिया एज अ कंकरर। तो ये इंडिया में या जो हिंदुस्तान था जो आज जो बाद में सिंध के नाम से भी जैसे सिंध को फतह करके बाद में सिंध बना था, तो उसको कंकरर के तौर पे इन्होंने जो है वो वहां पे आए थे मोहम्मद बिन कासिम। एंड सिंध एंड मुल्तान वर कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम अंडर द रेन ऑफ इस्लामिक कैलिफ वलीद बिन अब्दुल मालिक। तो मोहम्मद बिन कासिम जब इन्होंने सिंध और मुल्तान को फतह किया था तो उस टाइम जो है वो अरेबिया में कैलिफ जो थे, जो खलीफा थे, वो वलीद बिन अब्दुल मालिक थे। तो इस तरह फिर उसके बाद फिर ये होता है कि ही वाज टॉर्चर्ड। उन्होंने जब मुल्तान को कैप्चर किया था तो वो इस तरह से कैप्चर किया था कि 2 महीने तक इन्होंने मुल्तान का मुहासरा किए रखा, और वहां का एक रूलर था गुरेसिया नाम का, तो आखिरकार उसको जो है वो वहां से भाग गया, और इस तरीके से इन्होंने मुल्तान को कैप्चर कर लिया। और फिर आगे नेक्स्ट आ जाता है कि ही वाज टॉर्चर्ड टू डेथ इन इराक बाय सुलेमान। अब टॉर्चर उन्हें क्यों किया गया, क्या वजह थी कि उन्हें टॉर्चर किया गया? अब ऐसे था कि जब राजा दाहिर की डेथ होती है, राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने बैटल ऑफ अरोर में जो है वो कत्ल कर दिया था। ये 3 डे की फाइट थी। 3 डे की फाइट में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को कत्ल किया। उसके बाद उनकी दो बेटियां थी, एक थी सुरैया देवी और एक पामला देवी। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, उनको कत्ल करने के बाद इन दोनों को बगदाद भेजा। तो पामला देवी ने वहां जाकर झूठ बोला एंड शी सेड दैट ही डिड रॉन्ग विद हर। तो इस तरह फिर मोहम्मद बिन कासिम को जो सुलेमान थे, सुलेमान खलीफा थे, उन्हें वापस बुला लिया, और कहा जाता है कि उनको काफी ज्यादा टॉर्चर करके, कैद करके, टॉर्चर करके उनकी डेथ हुई। और कुछ जगह पे ये भी कहा जाता है कि उनको किसी बैल की खाल के अंदर जो सी कर उन्हें वापस बुलाने का ऑर्डर दे दिया गया। तो इस तरह उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अफेक्ट्स आ जाते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने ये सारी फतवाहत हासिल की तो उसके बाद जो है वो क्या अफेक्ट्स क्या हुए वहां पे उस एरिया में। तो इम्पैक्ट ये थे कि वहां पे जब मुसलमान वहां पे हुक्मरान बन गए तो इस तरह ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ी, और मुसलमानों की जो पावर है वो काफी इंक्रीज हुई। इस्लाम जो है बहुत तेजी से फैला, और इसने जो है इस कंकेस्ट ने एक रास्ता खोल दिया था फ्यूचर इस्लामिक कंकेस्ट के लिए, और प्रीचिंग ऑफ इस्लाम जो है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। इसके अलावा जो मेन पॉइंट ये है कि काफी जो वहां पे लोग रह रहे थे, जो हिंदू थे, काफी हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि हिंदुओं में जो है वो कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था और मुसलमानों में ये चीज नहीं पाई जाती थी। तो जो निचले तबके के हिंदू थे, उन्होंने जब मुसलमानों के मोरालिटी देखी और उन्होंने जब इस चीज को फील किया तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। इसके अलावा इसकी वजह से काफी नॉलेज एक्सपेंड हुआ, एक्सचेंज हुआ, अरब रूल जो है वो स्टार्ट हो गया था सिंध में, और जस्टिस सिस्टम जो है ये भी स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट डायनेस्टी है सुल्तान महमूद गजनवी की, और इसको गजनवी डायनेस्टी भी कहते हैं। और सुल्तान महमूद गजनवी का जो लाइफ स्पैन था वो था 971 एडी से 1030 एडी तक। He was the founder of Turk Ghaznavid dynasty ruling from 998 AD to 1030 AD। तो ये जो सुल्तान महमूद गजनवी थे ये फाउंडर थे तुर्की गजनवी डायनेस्टी के, और इन्होंने रूल किया था 998 एडी से लेके 1030 एडी तक। और अगर हम इनके फुल नेम की बात करें तो इनका फुल नेम था अब्दुल कासम महमूद इब्ने सुबुक्तगीन। अब अगर हम सुबुक्तगीन की बात करें तो सुबुक्तगीन कौन थे? सुबुक्तगीन जो थे वो फादर थे महमूद गजनवी के, और वो एक स्लेव थे गजनी के, वो गजनी के स्लेव थे। ये स्लेवरी तो बाद में जाके बैंड हुई थी, सॉरी बाद में जाके बैंड हुई थी, लेकिन पहले जो थे ये सुबुक्तगीन ये एक स्लेव थे। और जब ये किंग बने तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि इनके सीने से एक बहुत बड़ा दरख्त जो है वो निकल रहा है और उसकी शाखें जो है बहुत बड़ी हैं।
फिर बाद में इसकी ताबीर कराई तो उसमें यह बताया गया कि उनके यहाँ एक बेटा होगा और वो इनका बहुत रोशन करेगा नाम और इनकी सल्तनत को काफी एक्सपेंड करेगा। तो इस तरह इन्होंने एक ख्वाब देखा था। तो इसके बाद जो है महमूद गजनवी जो है उनकी पैदाइश हुई और उनको बुत चिकन भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने काफी बुत वगैरह भी जो है वो तोड़े थे। उसके बाद ही इन्वेडेड सब कॉन्टिनेंट इन 1000 AD फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उन्होंने सबसे पहले जो किया था, हमला किया था, अटैक किया था सब कॉन्टिनेंट में, वो 1000 AD में किया था और ये इन्होंने फ्रंटियर फोर्ट पे किया था। फ्रंटियर फोर्ट को इन्होंने कैप्चर किया था और ये गजनी के साथ ही कुछ बॉर्डर एरियाज थे जिनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके बाद ही इन्वेडेड इंडिया फॉर द 17 टाइम इन 998 से लेकर 1026 तक इन्होंने 17 अटैक किए थे इंडिया पे। और जो मोस्ट फेमस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है ही कैप्चर फ्रंटियर फोर्ट इन 1000 AD और नेक्स्ट जो है कंक्वेस्ट ऑफ मुल्तान इन 1005 AD। तो 1005 AD में इन्होंने मुल्तान को फतह किया था। वहां पे जो हुक्मरान थे वो थे दाऊद और ये एक करामता थे। करामता जो थे ये एक फिरका था जिसको हम कह सकते हैं कि वो नॉन बिलीवर्स थे। तो वहां पे उनकी हुकूमत थी। तो महमूद गजनवी ने जो है वो इनको डिफीट किया था और मुल्तान को फतह कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है conquest of Punjab in 1008 AD and 1020 to 1021 AD। तो इसमें ये होता है कि पंजाब को इन्होंने फतह कर लिया था। पंजाब को जब सबसे पहले इन्होंने 1008 में पंजाब पे हमला किया और 1008 में पंजाब को कैप्चर कर लिया। वहां पे जो हुक्मरान थे पंजाब के वो थे अनंतपाल थे। अनंतपाल का जो था वो उन्होंने काफी अलायंसेस भी अपने साथ बनाई हुई थी। बहुत से हिंदू जो राजा थे, हिंदू राजाओं के साथ उनकी जो है वो काफी अलायंसेस थी। ऑलमोस्ट 15 to 16 जो है वो उनकी फोर्सेस में शामिल हो गई। लेकिन ये जो थे सुल्तान महमूद गजनवी, इन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और 1008 AD में इन सबको फतह कर दिया। फिर उसके बाद किसी तरीके से पंजाब पे फिर दोबारा से उसको वापस से कैप्चर कर लिया गया था। फिर उसके बाद दोबारा 1020 to 21 में दोबारा से पंजाब को सुल्तान महमूद गजनवी ने कैप्चर किया, उसको फतह किया, कंक्वेस्ट की उसकी। और लाहौर जो था वो कैपिटल था हिंदू शाही किंगडम का। लाहौर जो है वो हिंदू शाही किंगडम का कैपिटल था और वहां पे जो भीम पाल है वो रूलर थे पंजाब के 1020 to 21 में। तो जब वो रूलर थे तो उस बंदे ने ही क्रिएटेड प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन फॉर सुल्तान महमूद गजनवी। तो आखिरकार फिर क्या होता है कि 1020 to 21 में पंजाब जो है वो कैप्चर कर लिया गया था सुल्तान महमूद गजनवी ने। और इस तरह फिर हिंदू किंगडम जो था उसका एंड होता है 1024 में। और भीमपाल की जो थी ये आखिरी हिंदुओं की हुकूमत थी इस एरिया में जी। उसके बाद है कि महमूद गजनवी ने क्या किया था, उन्होंने अपने एक स्लेव अयाज नामी को उसको गवर्नर ऑफ लाहौर जो है वो बना दिया था। नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ही डिस्ट्रॉयड द टेंपल ऑफ सोमनाथ इन 1026 में जो है वो सुल्तान महमूद गजनवी ने जो टेंपल था, इसको मंदिर भी कह सकते हैं कि इन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि काफी जगहों में ये कहा जाता है कि ये 17th अटैक था इनका, लेकिन अगर इसको डिटेल में देखें तो ये मोस्ट फेमस अटैक था और ये 16th अटैक था सुल्तान महमूद गजनवी का। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंक्वेस्ट ऑफ सोमनाथ जो है ये 1025 to 26 के दरमियान में इस पे अटैक किया गया था। और इसमें एक लॉर्ड शिवा था। लॉर्ड शिवा एक बुत था बहुत बड़ा जिसकी वर्शिप की जाती थी इस मंदिर के अंदर। और जो सुल्तान महमूद गजनवी थे उन्होंने फिर वो कंपेन करने के लिए निकले और उनके साथ एक अल बेरूनी भी था। अल बेरूनी जो है एक बहुत ग्रेट फिलोसफर है, वो भी इनके साथ आया, उसने भी इन पे अटैक किया। और यहाँ पे जो शिवा जी थे वो बहुत बड़ा बुत था और इनका मानना था कि जो वहाँ के इलाके के लोग थे उनका ये मानना था कि जब तक ये मौजूद रहेगा इन पर कोई भी हमला जो है वो नहीं हो सकता। तो महमूद गजनवी ने वहां पर भी हमला किया था और हिंदू इस बुत को बहुत सुपर नेचुरल समझते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि महमूद गजनवी ने इसको तोड़ने की कोशिश की। तो वहाँ के जो हिंदू थे, वहाँ के लोग थे, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की कि आप इसको छोड़ दें, हम आपको इसके वजन के बराबर सोने चांदी या जो भी आपको हुआ हम वो देंगे, लेकिन आप इसको छोड़ दें। लेकिन महमूद गजनवी ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं बुत शिकन के बजाय बुत फरोश के नाम से जाना जाऊँ। मतलब इनको ना एक बुत शिकन भी कहा जाता था। तो इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे बुत शिकन के बजाय जो है वो बुत फरोश के नाम से पुकारा जाए। तो इस तरह फिर महमूद गजनवी ने जो है इसको तोड़ दिया और इसमें भी काफी सोना वगैरह था। और फिर जब वहां से वापसी पे सुल्तान महमूद गजनवी आ रहे थे तो रास्ते में जो है वो जाट्स जो थे, सिंध के जाट्स ने, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया महमूद गजनवी को। और फिर जो लास्ट अटैक इन्होंने किया था वो सोमनाथ के बाद
सिंध के जाट्स पे इनका जो है वो अटैक हुआ था। तो इसके बाद फिर महमूद गजनवी काफी बीमार हो गए, 3-4 साल वो बीमार रहे और फिर बिलाकर जो है 1030 में इनकी वफात हो गई। तो अगर हम इसकी अफेक्ट्स की बात करें कि इनके जो है वो क्या अफेक्ट्स थे, तो इनकी कंपेन्स के तो वो ये थे, सॉरी कॉजेज, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज वी शुड डिस्कस द कॉजेज ऑफ कंपेन्स। तो कॉजेज ये थे कि पॉलिटिकल कॉज भी इनकी ये थी कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि एक करामता फिरका था जिसको हम नॉन बिलीवर्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा इनको तंग कर रहा था। इस फिरके का इन्फ्लुएंस जो है वो मुल्तान में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह से फिर इन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी ने ये फैसला किया कि इनको मुल्तान के अंदर जाके ही कुछ चलना चाहिए। और इस तरह से फिर इन्होंने ये इनका एक पॉलिटिकल काज था, करामता काज। और नेक्स्ट इनका इकोनॉमिक काज भी था इस हमले का। वो ये काज था कि ये माशी फायदा जो है वो भी हासिल करना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने महमूद गजनवी ने जो है वो बार बार हमले किए हिंदुस्तान पर। और जैसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, तो इनको पता था कि इनके जो बुत खाने हैं उनके अंदर काफी सोना वगैरह होता है। तो इन्होंने काफी बुत खानों को तोड़ा और वहां से सोना वगैरह जो है वो निकाल कर अपनी सल्तनत को एक्सपेंड किया और इस्लाम फैलाने की भी कोशिश की। और इसके अलावा इनका एक रिलीजियस कॉज भी था, जो सिर्फ मुस्लिम जो है वो उनपे बिलीव करते थे कि इनका रिलीजियस कॉज है। बाकी जो वहाँ के जो नेशनलिस्ट थे वो मोस्टली कहते थे कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉज की वजह से यहाँ पे आए हैं। लेकिन मुस्लिम को पता था कि ये अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करने और यहाँ पे मुस्लिम रूल लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे हमले किए। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं। उसके बाद अगर हम अफेक्ट्स की बात करें तो इनकी अफेक्ट्स, इनके जो अफेक्ट्स थे वो ये था कि काफी ज्यादा जो है वो इन्होंने जो दौलत वगैरह हासिल की थी सुल्तान महमूद गजनवी ने, तो इस तरह उन्होंने ये दौलत हासिल करके अपनी सल्तनत को स्ट्रॉन्ग भी किया, एक्सपेंड भी किया। और इन्होंने एक वे जो है वो दे दिया था फ्यूचर कंकेस्ट के लिए। और इस्लाम काफी तेजी से फैला, हिंदू शाही किंगडम का एंड हो गया था। इसके अलावा जो है महमूद ने क्या किया था कि इन्होंने अल बैरूनी जो थे वो उनके साथ थे, वो एक ग्रेट फिलोसफर थे। और उन्होंने काफी ज्यादा जो इंडियन बुक्स थी, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने इंडियन बुक्स को अरेबिक और पर्शियन में ट्रांसलेट किया और फिर अरेबिक बुक्स को इंडियन में ट्रांसलेट किया। तो इस तरह से नॉलेज बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ, स्प्रेड हुआ अल बैरूनी की वजह से। तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी की डायनेस्टी थी। और मोहम्मद गोरी जो थे इनका लाइफ स्पैन था 1149 AD टू 1206 AD। तो अगर हम इनके बात करें कि मोइजुद्दीन मोहम्मद इब्न साम, ये इनका नाम था, फुल नेम था मोइजुद्दीन मोहम्मद इब्न साम। और इनको शहाबुद्दीन भी जो है वो कहा जाता था। ही वाज आल्सो नोन एज द मोहम्मद ऑफ गोर, और इनको मोहम्मद ऑफ गोर भी कहा जाता है। गोर जो है वो एक एरिया का नाम था। ही वाज अ रूलर फ्रॉम द गोरिड डायनेस्टी हु रूल्ड फ्रॉम 1173 AD टू 1206। तो ये एक रूलर थे गोरी डायनेस्टी के और इन्होंने रूल किया था 1173 AD से लेके 1206 तक सिंध के ऊपर। He is credited with laying the foundation of Muslim rule in the Indian subcontinent which lasted for several years। तो इनको ये क्रेडिट दिया गया था कि इन्होंने मुस्लिम फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और जो काफी सेंचुरीज तक जो है वो कायम रही। और अगर हम बात करें जैसे लास्ट डायनेस्टी की है, तो उस टाइम जो लास्ट अटैक जो गजनी एम्पायर ने किया था वो इंडिया में 1026 में किया था। और उसके बाद फिर 1175 में एक मुस्लिम इन्वेडर आए थे जो ये मोहम्मद गोरी थे। ये आए तो इन्होंने अटैक किया हिंदुस्तान पे। और इनके एम्स के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम्स कहते थे कि ये इस्लाम फैलाने के लिए आए थे, और वहाँ के जो कुछ नेशनलिस्ट हिंदू थे उन्होंने कहा कि ये यहाँ से मनी ग्रैब करने आए हैं और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और पोलिटिकली इनके कोई कॉज वगैरह थे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुल्तान पे, कंकेस्ट ऑफ मुल्तान जो इनका फैसला है, इन्होंने 1175 में मुल्तान पे हमला किया और उसको फतह कर लिया। और गोरी ने क्या किया था, फाइट एक स्टार्ट की थी अगेंस्ट मुल्हिद करामती। अब ये वही करामती हैं जो मुल्तान में इन्होंने अपना हुक्मरानी जो है वो हासिल की हुई थी। तो गोरी ने वहां मुल्तान में जाके मुल्हिद करामती से फाइट की, और ये फाइट जो है वो 2 साल तक जारी रही। फिर आखिरकार क्या होता है कि जो मुल्हिद थे, जो करामती थे, वो वहां से भाग गए गौर से और ये मुल्तान आ गए। और मुल्तान पे जब इन्होंने जब मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पे आके हमला किया तो इनको वहां से डिफीट कर दिया। उसके बाद उच्च जो मुकाम है वहां पे भी कुछ मुल्हिद आके, जब मुल्तान से उनको डिफीट हुई तो ये इधर उच्च के मुकाम पे आके जो है वो रहने लगे। तो फिर सुल्तान में जो मोहम्मद गोरी थे सॉरी, उन्होंने 1175 में उच्च के मुकाम पे भी हमला किया और अटैक किया था, और फिर बाद में इनको भी डिफीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है
कैप्चर ऑफ पेशावर एंड अटैक ऑन सिंध एंड गुजरात इन 1178। तो फिर क्या हुआ था कि इन्होंने सिंध और गुजरात पे अटैक किया था 1178 में, और उस टाइम जो गुजरात के रूलर थे वो भीम देव थे। अब हुआ ऐसे था कि इन दोनों इलाकों पर हमला क्यों किया इन्होंने? इन दोनों इलाकों पर हमला इसलिए किया गया था कि ये जो करामती थे, जो मुल्तान और उच्च से भाग के आए हुए थे, इन्होंने ये चाह रहे थे कि अलायंस बनाए अपनी। तो इन्होंने कोशिश की कि इन दोनों जो हैं सिंध और गुजरात के जो रूलर्स हैं उनके साथ अलायंस बना के हम दोबारा से मुल्तान को फतह करें। तो इस वजह से फिर जो है मोहम्मद गोरी ने दोबारा से इन पे अटैक किया, ताकि ये जो उनका एक आइडिया है या एक उनका मोटिव है, ओके सर, तो ये जो उनका मोटिव है वो कंप्लीट ना हो सके। तो फिर इस तरह से हुआ कि क्रांति जो है उन्होंने अलायंस बनाई भीम देव के साथ। यहाँ पे हुआ ऐसे था कि गोरी को बहुत बुरी तरह से डिफीट हुई थी, वो इस वजह से कि ये जो इलाका था सिंध और गुजरात का, ये काफी लंबा रास्ता था और ये सहरा का रास्ता था। तो इस तरह हुआ कि जब मोहम्मद गोरी जो है उनकी कोई प्रॉपर इतनी प्लानिंग भी नहीं थी, वो अपनी आर्मी जो है वो कुछ तो आर्मी रास्ते में ही उनसे प्यास की वजह से जो है वो मर गई, और जो बाकी फौज बची वो जब यहाँ पे पहुंचे तो भीम देव ने जो है वो गोरी को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी। उसके बाद फिर पेशावर और पंजाब जो है इनको भी इन्होंने कंकर किया 1182 में। पेशावर इजीली कैप्चर कर लिया। लाहौर में जब ये आए तो वहां पे हुक्मरान थे खुसरो मलिक, उन्होंने भी सरेंडर कर लिया। तो इस तरह फिर 1184 में दोबारा जो इन्होंने बगावत की थी खुसरो मलिक ने, और दोबारा फिर 1184 में इन्होंने लाहौर को फिर से कैप्चर कर लिया, और इस तरह फिर लाहौर जो है वो अली करमाख के अंडर दे दिया गया। उसके बाद आ जाता है सर हिंद फोर्ट कैप्चर्ड इन 1191। तो इसको 1191 में इन्होंने कैप्चर किया था सर हिंद फोर्ट को। और उसके बाद फिर जो बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 जो है ये स्टार्ट हो गई थी। अब बैटल ऑफ तराइन क्या थी, जब सर हिंद फोर्ट को सुल्तान महमूद जो गोरी हैं ये फतह करके वापस आ रहे थे, तो एक पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज जो थे इनको खबर मिली कि सर हिंद को जो है वो फतह कर लिया गया है। पृथ्वीराज जो थे ये अजमेर और दिल्ली के इलाके के राजा थे, अजमेर और दिल्ली के। तो इन्होंने क्या किया, इनको ये खबर मिली कि मोहम्मद गोरी ने सरहिंद को भी फतह कर लिया है। तो इस तरह इन्होंने अपनी एक फौज तैयार की और सरहिंद के ऊपर जो है वो हमला करने का भी इरादा किया। इस तरह मोहम्मद गोरी वहां से ही फिर वापस चले गए और इनका मुकाबला बैटल ऑफ तरेन में हुआ। यहाँ पे इनको पृथ्वीराज के हाथों से भी बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई थी, और फिर अपनी ये जान बहुत मुश्किल से बचा के भागे। इवन के ये भी कहा जाता है कि इनका जो एक खिलजी सिपा सलार था, फौजी था, वो अपने घोड़े पे इनको सवार करके वापस लेके आया। तो यहाँ पे इनको भी जो है वो डिफीट हुई थी। उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ द रेंज जो है इन 1192। तो ये सेकंड बैटल ऑफ द रेंज जो है वो स्टार्ट हुई थी, और ये एक टर्निंग पॉइंट था मुस्लिम के लिए, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने अगेन अटैक किया था सरहिंद पे और फिर पृथ्वीराज को कैप्चर कर लिया और मार दिया। तो इस तरह पृथ्वीराज की जो है वो उसको किल कर दिया गया था। और किल इसलिए इस तरह से करके दिया गया था कि जो गोरी थे उन्होंने डिवाइड कर दी। इस दफा वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन्होंने अटैक किया। उन्होंने अपनी आर्मी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग जब अटैक किया तो एटलीस्ट जो है इन्होंने वो पृथ्वीराज को किल कर दिया। जी थैंक यू सर। अगर कोई क्वेश्चन हुआ किसी का तो वो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। और थोड़ा सा स्पीडीली कराया है क्योंकि ये काफी ज्यादा सिलेबस था और काफी चीजें कवर करनी थी। फिर भी अगर किसी को कहीं पे भी कोई मसला हो तो आप जरूर ग्रुप में क्वेश्चनिंग जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच मैम। जी अब नेक्स्ट लेक्चर है सर अली का, तो सर अली ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तक मेरी आवाज जा रही होगी, और लेक्चर को वो कुछ की पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने ना इनको फॉलो करने की कोशिश करनी है। ऐसा है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली जो है वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो मुझे दी गई है, ये हमारा मिस सैरिश का और मेरा जो सब्जेक्ट है बड़ा को रिलेटिव्स है, क्योंकि उनके पास पाक स्टडी है तो मेरे पास जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है। और साथ में मैंने आप लोगों को जो है ना वो करंट अफेयर जो है वो भी साथ करवाना है। जी ऐसा है कि हमारा ये 2 मंथ प्लान होगा जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के जो टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करना होगा। मेरा जो पढ़ाने का है मेथड, अपनी एक मेथडोलॉजी होती है हर एक टीचर की, तो वो उस हवाले से ही मैंने वर्क करवाना है। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, अब आते हैं बॉडी ऑफ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है ना, मैं पहले आपको बॉडी जो है पाकिस्तान की वो डिस्कस कर दूं कि मैंने उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए रखी हैं। फिर सेकंड में जो पाकिस्तान की जियोग्राफी आई,
जितनी भी लैंड्स की बनती है एफिलिएशन, कहाँ कहाँ की से हमारी कौन सी बाउंड्री लाइन है, और वो सारी चीजें वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट पे हमारे पास है फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, जो कि मिस सैरिश और मैं मिलके आप लोगों को जो है ना 1857 टू 1947 तक इसके एमसीक्यूज जो है ना आप लोगों को इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आप लोगों ने उनको प्रिपेयर करना होगा। सेकंड हमारे पास आ जाएगा 1947 टू 2022, हमारा आज़ादी के बाद का जो पीरियड स्टार्ट होता है पाकिस्तान का, ठीक है, हम उसके अंदर इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर आने वाली जो वेरिएशंस थी इस जमाने के अंदर, ठीक है, सारी उन चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। थर्ड जो है हमारे पास हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करना होगा, ठीक है, ये को रिलेटिवली हमारे सब्जेक्ट हैं, इस वजह से ये चीजें भी मैं आप लोगों को जो है ना वो डिस्कस कर रहा हूँ। और ये आपके जो पेपर्स होते हैं, कोई भी पेपर, चाहे आप CSS का दो, PMS का दो, एजुकेटर का दो, NTS दो, PPSC दो, या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग देने जाओगे, ये चीजें आप लोगों को मस्ट हाईलाइट करके जाना पड़ेंगी, इनके अलावा आपका गुजारा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान फोर्थ में हम करेंगे, इसके अंदर आफ्टर 1947 पाकिस्तान की जो है क्रूशियल सर्कमस्टेंसेस जो पाकिस्तान के यहाँ बन गए, फेसेस करने पड़े, उनके ऊपर आप लोगों को असाइनमेंट करनी होगी। फिफ्थ पे जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा 1956, ठीक है, और साथ में हम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी देखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम 1962 का आइन करेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 1969 टू 1970 के अंदर एक इंटीरियम आइन बनाया गया, हम उसको भी देखेंगे। 8 पे 1973 का जो आइन है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर 9th पे जो है वो क्या हम करेंगे कि पाकिस्तान की जो डिविजनल जो है, सॉरी, डिक्टेटरशिप जो रोल है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वो किस हवाले से हुआ और पाकिस्तान को कौन सी इस हवाले से जो मुश्किलात आई हमने उनको देखना है। 10th पे हम जाएंगे 1970 टू 1980 का जो टाइम पीरियड था, ये सराउंडिंग नॉलेज हम इसको भी इंशाल्लाह जो है वो देखेंगे कि क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ मतलब इंडिया उस जमाने के अंदर जो है वो क्या करने जा रहा था, एटॉमिक पावर बनने जा रहा था, और इस तरह की जो वेरिएशंस थी साथ वाले ईरान के अंदर क्या हो रहा था, और जो वो क्योंकि ये सारी बाउंड्रीज हमारे साथ लगती हैं तो मैंने इनको भी जो है इंशाल्लाह आप लोगों को हाईलाइट करवा देना है। फिर 11 पे हम चले जाएंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये हम इसके ऊपर जो है एक डिबेट रख लेंगे, क्योंकि एक बहुत बेसिक टॉपिक है, पाकिस्तान के अफेयर्स जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे, फॉरेनर अफेयर जो होते हैं पाकिस्तान की, ये सारी चीजें हम इसके अंदर इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। फिर 12th पे जो है अयूब इरा जो है मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये पाकिस्तान का टॉपिक रखा है कि 1960 टू 1970 का जो जमाना था पाकिस्तान के यहाँ, इसका यकीन पॉइंट मैं दे देता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि पाकिस्तान ने इस जमाने में अयूब के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था, ठीक है, पाकिस्तान के अच्छे हालात थे, पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम्स हैं जो भी काम हुआ उस जमाने में वो जनरल अयूब के ही जमाना है, जैसे गोल्डन टाइम पीरियड आप कह सकते हो पाकिस्तान, उसने बहुत वर्क करवाया हुआ है। हम इन चीजों को जो है ना वो हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना 1970 के बाद जो डेमोक्रेसी के जो फॉरेन अफेयर्स थे, ठीक है, और डिक्टेटरशिप्स के जो चीजें थी कुछ हमने मतलब वो डिस्कस करनी है, और इसी के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, हमारा एक बहुत बड़ा लॉस भी आप कह सकते हो, ये जो भी खैर सेपरेशन जो होती है बंगाल की वो किस हवाले से हुई, हमने उन चीजों को जो है वो एज MCQ बेस एक टेस्ट बना के या MCQs या वन लाइनर इंशाल्लाह आप लोगों को वो मिल जाएगा, हम उसके ऊपर भी थोड़ी हल्की फुल्की जितनी भी इस टाइम पीरियड के अंदर हम डिबेट कर सके वो करने की कोशिश करेंगे और ये चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आगे 14 पे जो है जब ये टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो उसके बाद जो है 1999 टू 2007 जो जनरल परवेज मुशर्रफ का एक खास टाइम पीरियड रहा पाकिस्तान के अंदर, मतलब बहुत सारी उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, एक तो कारगिल वार गुजरी थी, ठीक है, उस चीजें उन चीजों को हमने देखना होगा, ठीक है। फिर सेकंड पाकिस्तान को जो मतलब बैरूनी दबाव थे, क्योंकि पाकिस्तान उस दौरानिए के अंदर जो है वो रिसेंटली अटैक किए थे हमने, एटॉमिक अटैक जो आप यौम तकबीर मनाते हो, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने यहीं पे आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट रखी हुई है कि मैंने आप लोगों से वो करवानी है 1965 की जो वॉर है, 1972 की जो सेपरेशन है, और इस तरह की जो 1970 बिफोर सेपरेशन जो वॉर स्टार्ट हुई वो किस हवाले से हुई,
क्या कोई सिविल वॉर हमें मतलब वो फेस करनी पड़ी, या कोई 1948 में एक वॉर स्टार्ट हुई। तो ये चीजें इंशाल्लाह हम इसमें वो भी ऑप्शनल हैं, हमने इस उनको भी जो है वो टच करने की कोशिश करनी है। अच्छा, 16 लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो 2000 का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, ये पूरी दुनिया में, क्योंकि उस टाइम में क्या हुआ कि अलकायदा ने एक अटैक किया, आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इन चीजों को भी जो है हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन आप लोगों के साथ टच है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर आती है, मतलब वो बाउंड्री लाइन लगती है, इस वजह से हमें वो थोड़ी सी दिक्कत आई उनकी वजह से। तो वो टाइम पीरियड भी जो है हमने वो डिस्कस करने की इंशाल्लाह कोशिश करनी है। 17 टॉपिक जो होगा हमारा वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आप लोगों की तरफ से जो है मुझे एक असाइनमेंट चाहिए होगी, आप लोग जो है उसके ऊपर वर्क करके आएंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, और इससे जो आप कह सकते हो कि एक पूरी दुनिया के अंदर चेंज आया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद एक काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, खास करके जिसे टेररिज्म का नाम दिया गया। तो ये चीजें जो है आप लोग हाईलाइट करेंगे खुद से। उसके बाद लैंड्स ऑफ पाकिस्तान 18 पे जो है मैंने उनको रखा, ठीक है, कि हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 19 पे पंजाब को हम एक लेक्चर देंगे, सिंध के ऊपर एक हम लेक्चर रख लेंगे, बलूचिस्तान के ऊपर 21 पे हम एक लेक्चर रख लेंगे, और 22 पे जो है वो केपी के जो है हम उसको, और कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब ये विया मैप करेंगे, विया एमसीक्यूज करेंगे, और ये चीजें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हाईलाइट करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक हो गया जी। फिर डिवीजन ऑफ पाकिस्तान आ जाती हैं। फिर 25 पे मैंने ये एक लेक्चर आप लोगों के लिए बना के रखा है कि मैं डिवीजन जो पाकिस्तान की हैं उनको कोशिश करूंगा कि मैं सम अप करूं, और उनके ऊपर आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट जो है वो एक नोट्स बना के जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूं। फिर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन कितने अजला हैं पाकिस्तान के, किस सूबे के कितने जिले हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर 27 जो मेरा टॉपिक होगा वो तहसील जो है पाकिस्तान की, हमने उनको मद्देनजर रखना होगा कि पाकिस्तान की तहसीलें कौन सी हैं, पाकिस्तान की बड़ी तहसील कौन सी है, छोटी तहसील कौन सी है। जैसे जीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पेपर के अंदर वो हाईलाइट की हुई होती हैं चीजें, मैं उस ही तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चीजें जो है वो कवर करवाने की कोशिश करूं। फिर 28 पे हमारी बाउंड्रीज जो है, बाउंड्री पाकिस्तान जो किन मुल्कों से हैं, हमारे बॉर्डर्स लाइन किन किन मुमलिकत, कौन कौन से ममालिक, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे साथ अटैच हैं या उनकी बाउंड्री लाइन हमारे साथ लगती है, हमने उनको देखना है। जिसमें हमारे पास 29 पे जो है वो चाइना बॉर्डर आ जाता है। चाइना बॉर्डर की जितनी भी लाइन बनती होगी वह मैं मेरी कोशिश होगी कि विया मैप जो है मैं उसको हाईलाइट करूं एक ही लेक्चर के अंदर। पूरा मैप जो है वो हम ऑप्शनल रख लेंगे किसी दिन, ठीक है, उसको ट्राई करूंगा कि मैं वो आप लोगों को वो एंड पे जाके कहीं ना कहीं पे करवा दूं जब हमारा ये सेशन एंड कर रहा होगा। ठीक है, चाइना बॉर्डर की लाइन हम करेंगे 29 पे। 30 पे हमारे पास अफगानिस्तान बॉर्डर लाइन होगी, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, क्या क्या पाकिस्तान के साथ मतलब बॉर्डर्स की जो लाइंस हैं, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी एफिलिएशन अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान की कितनी उनसे है। इंडिया की इस तरीके से 31 टॉपिक हमारा होगा। 32 पे हमारे पास ईरान बॉर्डर लाइन होगी। फिर 33 पे एक और चीज हमारे पास स्टार्ट होगी कि वो हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिवर्स हैं हमने उनकी बेस को देखना होगा, कौन से दरिया कहाँ से निकलते हैं और कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं, उनकी माइलेज कितनी है, कौन सा दरिया बड़ा है पाकिस्तान का, कौन सा छोटा है, कौन किसके ऊपर डैम है, कहाँ से गुजरता है, कितने इलाके साथ लगते हैं पाकिस्तान का, कौन सी हदूद लगती है पाकिस्तान की, वो जमीनी सतह जो है जहां से दरिया गुजर रहे हैं वो एग्रीकल्चरल है या नहीं है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। फिर 34 पे सिंध, और फिर 35 पे एक चीज मैंने आप लोगों के लिए रखी, ये स्पेशल वैसे मेरा टॉपिक नहीं बनता था लेकिन मैंने जानबूझ के इसको ऐड कर दिया कि एजुकेशन जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ठीक है, वो किस सरजमीन के लिए कितनी फ्रूटफुल रखी गई है और कहाँ पे कितना वर्क होता है। जैसे पंजाब के यहाँ आपके आपके सामने ही है ना, जियोग्राफियाई बेस पे पंजाब को अगर आप रखते हो एजुकेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो वो कुछ और है। ठीक है, अगर यही एजुकेशन पॉलिसी आप बलूचिस्तान में देखोगे तो कुछ और आपको मिलेगी, यही एजुकेशन पॉलिसी केपीके के अंदर और मिलेगी, सिंध के अंदर और मिलेगी। तो आया ये डिफरेंशिएट क्यों है, ये जियोग्राफियाई डिफरेंशिएट एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्यों है, और ये आप लोगों के लिए मैंने असाइनमेंट रखी हुई है।
ठीक है जी। आगे 36 पे जो मेरा टॉपिक होगा वो ये है कि माउंटेन्स रेंज जो है पाकिस्तान की, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो जितने भी हमारे जो हैं मुख्तलिफ किस्म की जो चोटियां हमारे यहाँ लगती हैं, हम उनको जो है वो कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर एक असाइनमेंट वर्क जो है एमसीक्यू बेस वो रख लिया जाए, जिससे आप लोगों का जो है ये टॉपिक कवर हो जाए। आगे आ जाएंगे हमारे पास 37 पे ओशन समंदर को हम मतलब समंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की कौन सी बाउंड्री है ऐसी जिसके अंदर हमारे हाँ समंदर है, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर 38 टॉपिक जो होगा हमारे पास, ठीक है, इन 2 माह के अंदर वो सी पैक को हम इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो हैसियत है उस हवाले से इम्पोर्टेंस जो बनती है उसकी, हम उसको हाईलाइट करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितना जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकता है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर 39 पे हम चले जाते हैं। 39 लेक्चर के अंदर या 39 टॉपिक जो हमारा होगा वो हाईवेज जो पाकिस्तान के अंदर, कौन सा ट्रैक कहाँ से गुजर रहा है, कितना पुराना है, कहाँ से आता है, कैसे बना हुआ है, कौन बनाने वाला है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज बेस्ड शक्ल के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। 40 जो टॉपिक हैं वो मेरा ये होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पाकिस्तान के अंदर बिल्ड हुआ, ठीक है, उसको कैसे पाकिस्तान के अंदर मतलब जैसे आप लोगों के पास फैसलाबाद की एक सरजमीन है, एक सियालकोट की सरजमीन है, एक लाहौर है, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आई है तो ये किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो ममालिक सॉरी आपके सिटीज हैं उनके ऊपर किस तरीके से ये इफेक्ट हुई है, हमने उनको देखना होगा विया एमसीक्यूज। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। 41 टॉपिक जो हमारा होगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम देखेंगे जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की कहाँ से किस मुल्क के साथ कितनी बरामदात दरामदात जो है वो हो रही हैं। फिर 42 पे जो है वो मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो किस हवाले से पाकिस्तान की हो रही है, हमने उसको देखना होगा जोग्राफियाई हदूद के तहत। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो है वो मिड में और साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस जो लोग बैठे हुए हैं ना वो कोई पाकिस्तान के साथ इतने उनके तलकात अच्छे नहीं है, जैसे इंडिया से हमें खतरा इलाक रहता है तो हमें उसके लिए प्रॉपर एक मॉनिटर करने वाली पॉलिसी पे अमल करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने खास बाउंड्री बनाई हुई है जिसके लुक आफ्टर के लिए हमारे पास बंदे हैं जो दिन रात वर्क कर रहे हैं, हमने उन चीजों को देखना होगा। फिर इंशाल्लाह 43 पे जो है करंट अफेयर भी मेरे पास है, मैं उनको भी आप लोगों के साथ डेली बेस पे जो बाय द डे ऑफ लेक्चर जो मेरा बनता होगा लेक्चर दिन का, मैं वो आप लोगों के साथ करंट अफेयर को भी ट्राई करूंगा कि उस हवाले से आपको करवा दूं जिससे आप लोगों का फायदा हो पेपर के अंदर जाके। ठीक है जी। एंड पे कुछ चीजें मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई हैं। इस्लामिनाइजेशन जैसे पाकिस्तान के अंदर आई, मतलब जनरल जिया का एक खास टाइम पीरियड था, इस्लामिक वैल्यूज को उसने किस तरीके से एक्सप्लोर किया, ये जो भी डिस्क्लोज किया है, ठीक, और उसने अमल करवाने की कोशिश की, हम इंशाल्लाह उसको भी करने की कोशिश करेंगे। फिर मेरे पास जो ऑप्शनल डेज होंगे मैं उनके अंदर आप ये तो 44 टॉपिक थे जो मैंने जियोग्राफियाई बेस पे आप लोगों को दे दिए ओनली ऑन जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान और पाक स्टडी के हवाले से। ठीक है, ये चीजें हम करेंगे और कुछ ऑप्शनल चीजें होंगी इंशाल्लाह, वो मेरी एकेडमी के लिए आप सर्विसेज कह लो आमिर साहब की वजह से कि मैं आप लोगों को उसके अंदर जो मैप है वो करवाने की ट्राई करूंगा। फिर हम कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं ऐसी जीके के हवाले से जिन पे हमें ग्रिप होनी चाहिए जो कि हम नहीं करते, जैसे यूएनओ के ऊपर हम वर्क कर लेंगे, ठीक है, सार्क आ जाती है आप लोगों के पास, हम उसको देख लेंगे। ऐसे अलायंस बने हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, यूरोपियन अलायंस, मतलब उनको हम देखेंगे। ये सारी चीजें जो है हम उनको ट्राई करेंगे कि हम इसी 2 माह के अंदर इंशाल्लाह वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तो थी जी मेरी छोटी सी टॉपिक लाइन, होप सो के आप लोग परेशान नहीं हुए होंगे सुन के, क्या ख्याल है आमिर साहब? मेरे ख्याल में अभी अनम्यूट कर लेना चाहिए। मेरी टॉपिक लाइन तो जो थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। अभी जो है इंशाल्लाह कल से हम क्या करने जा रहे हैं भला, 1857 टू 1947 एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर जो है आप लोगों को
खैर मैं लेक्चर के बाद दूंगा, बिफोर लेक्चर नहीं दूंगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगा जब लेक्चर एंड कर जाएगा, तो आप लोगों को वो वन लाइनर जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और ये कुछ थोड़ी सी चीजें हैं। बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, होप सो कि मैं उम्मीद करता हूँ ये तादाद, ये नंबर्स जो हैं ये बढ़ जाएं, ठीक है। ये लोगों को का फायदा है। और जो लोग आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे उनका तो, जिसने 3-4 लेक्चर ले लेने हैं वो नहीं जाने वाला, ठीक है। और जिसने काम करना है ना, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पे यकीन है कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमें नसीब का लिखा मिलता है, कोई नसीब नहीं होता। मेरा यकीन ही कोई नहीं है नसीब पे, अमल होता है। अमल बिन यकीन है। पहले अमल है, जो आपने अमल करना है वही आप लोगों का नसीब है, ठीक है। आपने अपने अमल से अपनी सीट लेनी है। आप लोग हम पे रहेंगे ना कि ठीक है लेक्चर ले लिया है, टॉपिक पढ़ लिया, सर ने पढ़ा दिया भाई, वो पेपर इधर से नहीं लेगा, वो मेरे टॉपिक के ऊपर नहीं बैठा हुआ। दुनिया की किसी एकेडमी में चले जाओ, पेपर मेकर जो है ना उसकी अपनी मर्जी चलेगी, एकेडमी की मर्जी नहीं चलेगी। एकेडमी आपको दिखाती है रास्ता, हम लोगों ने आपको बनाना है मेहनती, हम लोगों ने आपसे करवानी है मेहनत, हम लोगों ने दिखानी है आप लोगों को मंजिल, हम लोगों ने आपको वो सारा ड्रॉ करके दे देना है जो कि आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म कर सकता है। बाकी आप लोगों की अपनी एफर्ट होनी है, आप लोगों ने अपना वर्क जितना अच्छे तरीके कैसे करना है, ठीक है। अभी एक बुक, एक बंदे ने, रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई एक बंदे से, वो कहता है जी मैंने एक बुक पढ़ी और वो इतने अच्छे से पढ़ रही, मैंने उसे मैंने इतना एक्सप्लोर किया कि मेरी उसी एक बुक की वजह से जॉब हो गई, और वो तहसीलदार भर्ती हुआ है, ठीक है। वो जो इम्तियाज शाहिद की बुक आती है ना, उसके अंदर जितने पेपर हैं वो कोई मोर देन 220 पेपर उस बंदे ने किए, और वो कहता है कि मेरे पास कोई एमसीक्यूज आप रखें मुझे आता है, मैंने सारे किए हैं और अच्छे तरीके से किए हैं। मेहनत तलब काम है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह जो है सारी चीजें जो हैं ये कवर हो जाएंगी। जजाकल्लाह। जी सर, बहुत मेहरबानी आपकी। एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा जो कि शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ ये है कि आपने अपने आप के साथ भी सिंसियर होना है और इस एकेडमी के साथ भी, क्योंकि इंसान जहाँ से सीखता है वहाँ से सिंसियर होना बहुत ही ज़रूरी है। यस, अदनान ने बहुत अच्छी बात की। अदनान जो है ना, ये मेरा, आप लोग तो जो हैं वो वैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, अभी मतलब जिसको मैं कहता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेकिन अदनान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकल मेरा स्टूडेंट रहा है। 2017 में मैंने पढ़ाया था इनकी क्लास को, और माशाल्लाह से फिर इनका बीएस हुआ, और सारी क्लास बहुत ही अच्छी है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। अदनान खास तौर पे ये जो है ना बहुत ही जिम्मेदार और बड़ा सिंसियर किस्म का बच्चा है, और ये सीआर भी था जब ये पढ़ता रहा है ना बीएस के दौरान में। तो जैसे अभी अदनान ने बात की ना कि सिंसियरिटी, लॉयल्टी, ये सारी चीजें, बस मतलब ये एक ऐसी चीज है कि ये ना हम आपको देख नहीं रहे होंगे हर टाइम, ठीक है, लेकिन ये कि एक तरह से हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे एक चीज है ना कि हमने आपसे फी ली है, तो आपको अच्छा पढ़ाना, नियत के साथ पढ़ाना, मेहनत करके साथ पढ़ाना, ठीक है, ये अल्लाह ताला का और हमारे दरमियान में ना एक एक ताल्लुक है, ठीक है, कि हमने मतलब इसके बाद भी जब आखिरत में जाना है, तो अगर हमने आपसे पैसे ले लिए और अगर आपको अच्छा नहीं पढ़ाया ना, तो हो सकता है आप हमें ना कहें, लेकिन हमें वहां पे जवाबदेह होना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मैं आपसे आखिरी चीज यही कहना चाह रहा था कि लॉयल्टी आपने रखनी है इस इदारे के साथ। अगर आप लॉयल होंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक ऐसी टीम है जो कि बहुत ज्यादा लॉयल है, जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, जिसकी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने हैं कि वो अपना बेस्ट डिलीवर करेंगे आपको, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पहला लेक्चर है इससे काफी फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह डे बाय डे आप ज्यादा से ज्यादा सीखते जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।